frogs and dieting is all rubbish? Yes, of course. ये कॉर्नफ्लेक्स कभी वेट लॉस नहीं करती है, कॉर्नफ्लेक्स हमेशा वेट गेन करेगी. हैव अ वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स. वो बस इवन टेस्ट विद के दी लिए होता ओट्स है. ऑल्सो पीपल थिंक्स कि ओट्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. Oats also not have a very good glycemic index. It has a moderate glycemic index. If I talk about, but oats, another thing, they have high amount of fat. 6% fat होता है oats के अंदर, तो वो भी हमें moderation में देना होता है. Your cereals जितने भी हैं grains, they are not low in glycemic index. So we have to combine such things, like मैंने last class में भी discuss किया था कि अगर मैं रोटी खा रही हूँ तो रोटी का glycemic index is above 70, जो मैं wheat flour खाती हूँ. बट अगर मैं wheat flour के अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स डालूंगी, अगर मैं एक रोटी खा रही हूँ तो मेरे पास 2 कटोरी वेजिटेबल्स होनी चाहिए. ये नहीं कि मैंने स्टफ्ड रोटी खाई और खा ली और मेरा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंट्रोल हो गया. नो, यू मेक श्योर कि आपकी वेजिटेबल ज्यादा हो. अगर मैं एक रोटी खा रही हूँ, व्हीट फ्लावर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज हाई, तो उसके साथ मैं कुछ ऐसे फाइबर्स ऐड करूं. अगर मैं एक स्टफ्ड रोटी खा रही हूँ, साथ में एक बाउल ऑफ वेजिटेबल्स खा रही हूँ, साथ में वेजिटेबल रायता खा रही हूँ, यस, राइट. जैसे अगर हम ओट्स ओट्स के हैज अ अंदर मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स डियर, उसका होता है 50 से अबव, तो मॉडरेट हो गया. 50 से कम वाला लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है. I'll be sharing the PDF, later on, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोड आपको समझ आ जाए. अभी हम वो डाइटरी मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, जस्ट वी आर टेलिंग यू अबाउट द टर्म जो आपको आगे काम आएंगी. ठीक है, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटीज एंड ऑल. तो ये भी न्यूट्रिशन का ही हमारा चल रहा है. तो हमने Can I give banana with yogurt? Yes, of course. Your banana ka again glycemic index is moderate. It's not high glycemic index, but we need to check the load. तो हम banana के साथ of course दे सकते हैं, right? Thanks. मैम ग्लाइसेमिक लोड कैसे पता चलेगा? इंडेक्स की भी हमारे पास तो जो लिस्ट होती है उसी लोड अमाउंट से होगा ना. मैं शेयर करूंगी अफशान बाद में, लेटर ऑन. अभी थोड़ी ना सीखनी हमने डायबिटीज की डाइट, पहले तो हमें थ्योरी पढ़नी है. यस मैम. थ्योरी पढ़ेंगे तभी हम प्रैक्टिकली जान पाएंगे, है ना. और ये नहीं कि बस मैम डाइट बता दो, डाइट बता दो, ये कोई मुझे नहीं बोलेगा. पहले थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक डायबिटीज एजुकेटर बन पाओगे. स्किल्स हैं तभी आप किसी को एजुकेशन दे पाओगे, तभी ये नाम डायबिटीज एजुकेटर रखा है. अगर स्किल्स नहीं है तो वो तो नॉलेज हम गूगल से भी ले सकते हैं. डाइट प्लान गूगल से लिया, वो अपने पेशेंट को दे दिया, बट एक डेप्थ नॉलेज होना डायबिटीज की वो जरूरी है. दैट्स व्हाई यू ऑल हैव एनरोल्ड इन दिस प्रोग्राम. अगर नॉलेज नहीं होगी, आप पेशेंट को ना ही कुछ बता पाएंगे, ना ही उसकी हिस्ट्री जज कर पाएंगे, ना ही उसकी मेडिसिन को ठीक कर पाएंगे, और ना ही इंसुलिन को हटा पाएंगे. ठीक है, सो थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दीजिए इस पे, देन डाइट आसानी से बन जाएगी. डाइट कोई मुश्किल नहीं है इसकी. ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू डायबिटीज. तो डायबिटीज है क्या? हम डायबिटीज मेलाइटस क्यों बोलते हैं? Okay, you all know वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है भाई? किसी को भी नहीं पता? आई थिंक नवंबर 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे आने वाला है, तो हम डायबिटिक डे बनाएंगे उस दिन. सबका टेस्ट लूंगी मैं उस दिन, तब मुझे डायबिटीज के बारे में बताएंगे. ओके, सो डायबिटीज मेलाइटस जो नाम आया था वो थॉमस विलिस ने इसको डायबिटीज मेलाइटस लेकर आया था इन 1675. डायबिटीज मेलाइटस नाम पड़ा था. तो डायबिटीज का मतलब उन्होंने बताया कि पासिंग थ्रू. मेलाइटिस का मतलब बताया कि भाई शुगर. क्या मतलब हुआ इसका कि पासिंग थ्रू शुगर, मतलब कि यूरिन में शुगर आ रही थी, और शुगर जो यूरिन का वो था, टेस्ट था, वो शुगरी था. मतलब यूरिन के अंदर शुगर आ रही है, नाउ यूरिन बिकम्स वेरी स्वीटर, तो नाम पड़ गया डायबिटीज मेलाइटस, जो थॉमस विलिस ने 1675 में देखा था. राइट? तो डायबिटीज मीन्स passing
थ्रू शुगर और हनी, तभी इसको मधुमेहन भी कहते हैं। और ये बताया है कि यूरिन में बार बार शुगर रिलीज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। फॉर मी डायबिटीज इज लाइक अ मॉन्स्टर। मेरे लिए तो ये मॉन्स्टर है। अगर ये मेरी बॉडी में आ गया तो मॉन्स्टर क्या करता है, अच्छे से खा जाएगा आपको। तो ये खा ही रहा है। एक बारी बॉडी के अंदर आ गया, अगर कंट्रोल नहीं किया तो मेरे हाथ, पैर, किडनी, हार्ट, लंग, इन सबको खराब करता जाएगा। मेरी रेटिना, हर एक एक ऑर्गन को इसने खा जाना है और खराब कर देना। तो इसको मॉन्स्टर नाम दे दिया हमने। तो डायबिटीज इज अ मॉन्स्टर। क्लियर? नाउ द डायबिटीज है क्या, मेन दिक्कत क्या है डायबिटीज में? डायबिटीज में एक्चुअली हमारी इंसुलिन की दिक्कत होती है। अब इंसुलिन समझने के लिए पहले हमें नॉर्मल मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। नॉर्मल मैकेनिज्म होता है ऐसे। तो मैं यहां पर एक नॉर्मल बना रही हूं और यहां पर बना रही हूं मैं डायबिटीज का। तो लाइक दिस। अभी आप लोग सुन लीजिए, प्लीज टाइम वेस्ट मत करिएगा अपनी ड्राइंग का। कोई यहां से क्लिक करके ग्रुप में सेंड कर देगा, तो उसके लिए आप वरी मत करिए। दिस इज पैनक्रियाज। ये मैंने बनाई है एक ब्लड वेसल। ये है मेरा इंटेस्टाइन। ब्लड, दिस इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज दी एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ऑर्गन। इसको ड्यूअल ऑर्गन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ड्यूअल ऑर्गन? क्योंकि पैनक्रियाज से दो चीजें रिलीज होती हैं। आप सबने पढ़ा होगा अपने मॉड्यूल 1-2 चैप्टर में कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स निकलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ से पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, आपके पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये एंजाइम्स निकलते हैं, राइट? तो ये तो एक काम हुआ पैनक्रियाज का कि भाई जो हमारे एंजाइम्स को रिलीज करता है। तो यहाँ पर हमने अभी एंजाइम्स की बात नहीं करनी है क्योंकि हम यहाँ पर नॉर्मल डाइजेशन नहीं पढ़ रहे, अभी हम डायबिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे सेल्स होते हैं यहाँ पे जो एंजाइम्स रिलीज करते हैं। इसी के पास होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, बंच ऑफ सेल्स, उनको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो दे आर लाइक दिस बंचेस। सबसे अंदर होते हैं हमारे बीटा सेल्स। तो यहां पर इन ग्रुप ऑफ सेल्स को मैंने क्या नाम दे दिया? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में क्या है? बहुत सारे सेल्स, एक बंच की तरह, जैसे ग्रेप्स होते हैं एक बंच की तरह। बाहर जो है ये देखो, ये ऐसे होते हैं। अगर मैं जूम करूं इसको तो ये ऐसे अरेंज होते हैं। दिख रहा है सबको, राइट? अब कौन कौन से सेल्स होते हैं इनके अंदर? हम कॉमन दो सेल्स की बात करेंगे, और भी सेल्स होते हैं वो हमने इसमें नहीं पढ़ना, बट हम दो की जरूर बात करेंगे, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, राइट? अल्फा सेल्स क्या होते हैं? उसको ऐसे याद रखना, अल्फा आर लाइक एंड्रोजन, जो आप मान लो मेन्स आर देयर, अल्फा मीन्स एंड्रोजन एंड एंड्रोजन्स आर फ्रॉम मेन्स। बीटा मीन्स ब्यूटीफुल गर्ल्स, right? So beautiful girls are the center of attraction, present centrally, and alpha cells are surrounded by them. All men are surrounded by the beautiful girls. So remember like this. तो सबसे अंदर बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे बीटा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स आर लेफ्ट। तो ब्यूटीफुल गर्ल्स आर इन द सेंटर and surrounded by the men which are alpha cells.
right? So beta cells are the one which release insulin, alpha cells are the one which release glucagon. तो एक ही माँ के जुड़वा बच्चे, इनकी माँ का नाम है पैनक्रियाज, जुड़वा बच्चे कौन है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। दोनों बच्चों का काम ऑपोजिट है जुड़वा भाई, बट काम अलग करते हैं, ऑपोजिट करते हैं। एक ग्लूकोज को बढ़ाएगा और दूसरा ग्लूकोज को कम करेगा, राइट? सो हेयर आर द बीटा सेल्स, बाहर जो है वो है अल्फा सेल्स। बीटा सेल्स बनाता है इंसुलिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा सेल बनाता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन मतलब ग्लूकोज इज गॉन। व्हेन ग्लूकोज इज गॉन मतलब ग्लूकोज नहीं है ब्लड में या कम है, तो ये ग्लूकागॉन रिलीज होता है। ऐसे याद रखो इसे, व्हेन ग्लूकोज इज गॉन इन योर ब्लड, दिस ग्लूकागॉन रिलीज इन द ब्लड, और ये क्या करेगा? बढ़ाएगा। यस, एंटागोनिस्ट फंक्शन। बीटा सेल्स क्या करेगा? बीटा सेल्स आर द वन विच रिलीज इंसुलिन। अब इंसुलिन मैंने क्या कहा था? एनाबॉलिक हार्मोन है, जो क्या कर रहा है? ग्लूकोज को कम कर रहा है। तो हो गया ना दोनों का काम, एक कम कर रहा है और एक बढ़ा रहा है। यहां तक क्लियर हुआ? तो बीटा सेल्स हमारे सबसे अंदर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और यहां से इंसुलिन निकलता है, और इंसुलिन का काम मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूँ। मैम एक बारी और क्लियर कर अब दो। हाँ, मैं एक बार ये पूरे साइकिल से समझाती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। नॉर्मल, मैंने फूड खाया, मेरे फूड के अंदर था कार्ब्स था, मेरे फूड के अंदर प्रोटीन था, मेरे फूड के अंदर फैट था, राइट? ये खाया मैंने, अंदर गया, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुई, इंटेस्टाइन से होकर ये हमारे ब्लड में आ गया ग्लूकोज। अब मेरे ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है। अब ये ग्लूकोज सबसे पहले पैनक्रियाज के पास जाएगा। ये ग्लूकोज सबसे पहले मेरे पैनक्रियाज के पास जाता है। क्यों? क्योंकि ये पैनक्रियाज के पास ही बहुत अच्छे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो ग्लूकोज को पैनक्रियाज के पास भेज सकते हैं। तो अब ये ग्लूकोज मेरे ब्लड में ज्यादा है, यही मैंने बताया था कि फूड खाया, ग्लूकोज आया, ग्लूकोज बढ़ा, तो ये ग्लूकोज बढ़ गया ब्लड में। अब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया तो ये जाएगा मेरे पैनक्रियाज के अंदर। कहां पर जाएगा? बीटा सेल्स के पास। किधर जाएगा? बीटा सेल्स के पास। और वहां पर ऑलरेडी मेरा इंसुलिन बना हुआ है। मैं भी आपको बताऊंगी कि इंसुलिन भी कैसे बनता है, क्योंकि वो जब तक नहीं समझ आएगी आपको टाइप 1 समझ नहीं आएगी। तो जब ये बीटा सेल्स के अंदर गया तो वहां से इंसुलिन रिलीज हुआ। समझ आया? तो ये ग्लूकोज गया बीटा सेल्स के पास, पैनक्रियाज के पास, और उसने कहा बीटा सेल्स अपना इंसुलिन दे दे, क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा है। और जब भी ग्लूकोज ज्यादा होगा तो इंसुलिन ने रिलीज होना उसको कम करने के लिए। आई बात समझ? तो ये हमारा इंसुलिन यहां से रिलीज हो जाएगा। अब तो यहां पर मैं बना देती हूँ, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से मेरा इंसुलिन रिलीज हो गया। अब इंसुलिन जाएगा कहां सबसे पहले? कौन बताएगा मुझे? मैम यस रुचि? इंसुलिन ब्लड में रिलीज होगा मैम। हाँ, ब्लड से कहाँ जाएगा? गुड, लीवर में लिवर सबसे पहले जाएगा, लिवर के पास, थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन क्या होती है? हिपैटिक का मतलब ही होता है लिवर। ये आप लोगों ने अपने मॉड्यूल 1 कार्ब्स, प्रोटीन, फैट में भी पढ़ा है। हिपैटिक पोर्टल वेन जो सीधा एक कॉमन वेन होती है जो इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, स्प्लीन, स्टमक इन सब से अटैच होती है और वो सीधा जाती है लिवर के पास, उसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। ये पोर्ट है, पोर्ट का मतलब क्या होता है? एयरपोर्ट में हम सब इकट्ठे होते हैं, तो ये सारे के सारे ऑर्गन की एक कॉमन वेन है जो इकट्ठा होके लिवर के अंदर जाती है, तो उसका नाम दे दिया हमने हिपैटिक पोर्टल वेन।
राइट। तो इसके पास सबसे, हाँ जी, मैम वेन का क्या नाम है? हिपैटिक पोर्टल वेन। तो सबसे पहले गया ये लीवर के पास। अब लीवर में क्या करेगा इंसुलिन, जहां जहां ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाना है वो करवाएगा सेल के पास। यही काम है ना, लीवर के पास ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज अब सेल के पास देगा। सबसे पहला काम आ गया था हमारा, जहां जहां सेल को एनर्जी चाहिए वो देगा। दूसरा काम लीवर में स्टोरेज करेगा ग्लाइकोजन, मसल में स्टोरेज करेगा ग्लाइकोजन, फैट्स में स्टोरेज कर देगा लाइपोजेनेसिस, और प्रोटीन की सिंथेसिस मसल्स में जाकर कर देगा, और सॉल्ट और वाटर को बैलेंस कर देगा। यही काम अभी हमने पढ़ा था। दिस इज द नॉर्मल फंक्शनिंग जो आपकी बॉडी के साथ हो रहा है। अभी खाना खाया, ब्लड में बढ़ा, सीधा ये मैकेनिज्म चला, राइट। लाइपोजेनिक हार्मोन इज द अनदर थिंग अंकिता, वो यहाँ नहीं आएगा। लीवर का वर्क थोड़ा, हाँ जी, लीवर का वर्क फिर से बोलोगे थोड़ा? लिवर, हाँ हाँ, मैंने कहा जो इंसुलिन है, अभी हमने इससे पहले बात करी थी इंसुलिन के फंक्शन के बारे में। तो इंसुलिन हमारा सबसे पहले क्या करता है, लीवर के पास जाता है थ्रू ब्लड, और लीवर फिर जहां जहां सेल्स को ग्लूकोज देनी है वो देगा, बाकी वो स्टोर कर देगा ग्लाइकोजन में, राइट। अब हमारे इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं मसल्स, एडिपोज टिश्यू में, जो हमारे इंसुलिन का चाबी सिर्फ उसी के पास लग सकती है। तो वो जब तक चाबी नहीं लगेगी ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा, मसल को एनर्जी जब तक नहीं मिलेगी जब तक इंसुलिन चाबी नहीं लगाएगा। ऐसे ही मेरा जो एडिपोज टिश्यू है, फैट सेल है, उसको नहीं मिलेगी, तो वो वहां पर जाकर मसल्स को एनर्जी भी देगा, मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर करेगा, मसल्स में प्रोटीन बनाएगा, ये सारा मेरा इंसुलिन का काम बनेगा। लीवर में क्या करेगा, लीवर में ये अगेन हमारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा एक्स्ट्रा ग्लूकोज। थर्ड काम क्या करेगा, अब ये फैट टिश्यू के पास जाएगा, फैट सेल को बोलेगा भाई एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, फैट सेल क्या करेगा, फैट सेल बना देगा उसको ग्लूकोज को एक्स्ट्रा फैट के अंदर, तो फैट स्टोर हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। तीसरा काम, इसका अगला काम हो जाएगा कि सॉल्ट और वाटर को भी बैलेंस करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट काम मेरा इंसुलिन करता है जब भी मैं खाना खाती हूँ। मैम ये जो आपने पोर्टल वेन बताई थी, हेपेटिक पोर्टल वेन, ये जो बताई थी, ये जब हम बीटा सेल से जब लीवर के पास जाएगा, उन्हीं वेन्स के थ्रू दोबारा जाएगा ना? उसी से ही जाएगा, और फिर लीवर के पास आ गया अब इंसुलिन, लीवर के पास वो इसी वेन से जाएगा, और फिर जब ये एनर्जी देगा लीवर दूसरों को दूसरे सेल्स को पहुंचाएगा, तो फिर वो भी इसी के साथ ही एक अटैच्ड होंगी वेन्स। वो दूसरे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, वो दूसरे ट्रांसपोर्टर होते हैं जो भेजते हैं, ठीक है। बट इंसुलिन के रिसेप्टर जो होते हैं, वो जो एक्टिव होते हैं, वो मसल सेल, और ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, एडिपोज टिश्यू में बड़े हाई होते हैं। तो वहां पर जैसे आपके कार्डियक मसल्स या स्केलेटल मसल्स में हो गया, आपके एडिपोज टिश्यू में हो गया, इधर जाकर ये ग्लूकोज भी भेजेगा और साथ में क्या करेगा, उसको स्टोर भी करेगा। तो जब इंसुलिन नहीं होगा तो इनमें एनर्जी नहीं पहुंचेगी, ना ही मेरे मसल्स को एनर्जी पहुंच रही है और ना ही मेरे फैट को एनर्जी पहुंच रही है। तो क्या होगा, और ना ही लीवर के पास ग्लूकोज पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ जो तीनों चीजों में मैंने बताया पहुंचेगा ही नहीं, तो मेरी तो बॉडी स्टार्व करेगी ना। मान लो आपके मसल्स को चाहिए, मसल्स को एनर्जी देने वाला कौन है, इंसुलिन ही तो है। वो अंदर मसल्स में यस लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, वो लेटर कंडीशन में होता है। सबसे पहले मसल्स फटीग होती हैं, ऑक्सीजन हमारी ग्लूकोज कम होती है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन चलती है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स एंड ऑल ये आने लग जाते हैं। तो ये नॉर्मल सिनेरियो था आपका, नॉर्मल सिनेरियो था कि कैसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है। अब इसी में मान लो कि मेरा डायबिटीज में क्या है, डायबिटीज में कहीं ना कहीं दिक्कत है इंसुलिन के साथ।
राइट? डायबिटीज को बोला गया है इट इज द लॉन्ग लास्टिंग मेटाबॉलिक डिजीज और पैंक्रियाटिक डिसफंक्शन। तो मैंने क्या कहा, इंसुलिन एक चाबी है, अगर चाबी खो जाती है तब भी मेरा दरवाजा नहीं ओपन होगा, अगर मेरी चाबी में जंग लग जाता है तब भी मेरा ताला नहीं खुलेगा। ये दो कंडीशन में मेरे को दरवाजे में मैं बंद ही रहूंगी, मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी। तो इंसुलिन अगर मेरी चाबी है, अगर मेरी चाबी खो गई तो भी मैं इस दरवाजे से बाहर नहीं जाऊंगी, और जंग लग गया, उसमें लग ही नहीं रहा, तब भी मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी। तो दोनों केसेस में ना ही मेरे सेल को एनर्जी मिल रही है, ना ही ग्लूकोज मिल रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है, मेरी शुगर लेवल बढ़ती। तभी डायबिटीज में हाइपरग्लाइसीमिया देखा गया है। तो डायबिटीज में क्या हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरग्लाइसीमिया? High blood glucose levels. Yes, hyper means increase, glyce means glucose, emia means blood. ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ना इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। अब हाइपरग्लाइसीमिया क्यों हो रहा है? दो तरीके से हो सकता है, इंसुलिन बन ही नहीं रहा या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मतलब इंसुलिन का एक्शन ही नहीं हो रहा। इंसुलिन तो बन रहा है बट एक्शन नहीं कर रहा। रेजिस्टेंस आप समझते हैं, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, उधर एक्शन नहीं करना। सेंसिटिव होता है कि अगर मैं आपको टच कर रही हूं तो आपको महसूस होगा कि यस सेंसेस है, मैं किसी को टच कर रही हूं तो मुझे पता चल रहा है कि मैं टच कर रही हूँ, इट मीन्स माई बॉडी इज सेंसिटिव। बट अगर मैं टच कर रही हूँ और किसी को पता ही नहीं चल रहा तो माई बॉडी इज रेजिस्टेंट। तो इसमें यही हो रहा है। यस, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा इंसुलिन तो बनता है बट एक्शन नहीं करता, और एक तरफ इंसुलिन बन ही नहीं रहा। तो दो रीजन हो सकते हैं डायबिटीज के मेजरली। नो इंसुलिन प्रोडक्शन, नो इंसुलिन प्रोडक्शन और लो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन और लो decrease insulin action means insulin resistance. IR I'm writing here, insulin resistance. Am I clear till now? Yes, ma'am. नो मैम। मैम अल्फा सेल्स वाला एक बार समझा दीजिए। अल्फा सेल्स वाला बेटा ग्लूकागॉन है, वो कैटाबॉलिक है। वो जब भी इंसुलिन की कमी होगी, वो हम इसमें अभी बताएंगे। कैटाबॉलिक का काम क्या है, ग्लूकागॉन का काम क्या होगा, जब भी ग्लूकोज कम हो Breakdown of कैसे हमारा बढ़ेगा, कैटाबॉलिज्म। तो जो जो चीज हमारी स्टोर है वो टूटेगी। घर में राशन खत्म हो गया आपके, है ना, तो जो भी स्टोरेज हाउस है वहां से राशन लोगे अपना दोबारा। तो वही कर रहा है ग्लूकागॉन कि भाई रसोई में खाना खत्म हो गया, जो स्टोरेज रूम है मेरा वहां से मैं दोबारा आटा ले रही हूँ, फिल कर रही हूँ। तो वो जो स्टोरेज रूम था वो कौन था, ग्लाइकोजन था, तो ग्लाइकोजन टूटेगा। फैट था, फैट टूटेगा। प्रोटीन था, प्रोटीन टूटेगा। तो ये सारी चीजें जब टूट के मुझे ग्लूकोज देती है वो ग्लूकागॉन करती है। ठीक है, तो डायबिटीज में ग्लूकागॉन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सारा का सारा कैटाबॉलिज्म प्रोसेस चलता है और ज्यादा ग्लूकोज बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तभी तो नाम दिया पासिंग थ्रू शुगर और पासिंग थ्रू ग्लूकोज, कि ब्लड में इतना ग्लूकोज हो गया कि पूरी बॉडी में ग्लूकोज ग्लूकोज ट्रेवल कर रहा है, यूरिन में भी निकल रहा है ग्लूकोज, तभी नाम दिया गया ये। ठीक है, ओके।
तो अब हम पढ़ते हैं भाई, इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, इंसुलिन कम हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या रीजन हो सकता है? क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही है, या इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो रही है, या इंसुलिन का एक्शन कम है? मैम शुगर लेवल्स अगर बढ़ रहे हैं हाँ जी, तब इंसुलिन मैम रिलीज होता है ना, जब बॉडी में हमारे ब्लड में। और ग्लूकागॉन तो हाँ, तब रिलीज होगा तब जब आपके मतलब ब्लड शुगर लेवल्स इतने हाई नहीं है, तभी ग्लूकागॉन रिलीज होता है ना। जब कम होता है, ग्लूकोज इज गॉन, व्हेन ग्लूकोज इज लेस, हाँ ग्लूकोज आफ्टर नहीं 3 है। आवर्स योर हाँ ग्लूकोज ऑलवेज ड्रॉप डाउन। हाँ अगर मैंने खाना खाया है 3 घंटे के बाद मेरी ग्लूकोज ऑटोमेटिकली ड्रॉप होने लग जाएगी, तो मैम जब ठीक है, तो ग्लूकागॉन है ग्लूकागॉन रिलीज मतलब होता है। शुगर लेवल्स इतने हाई नहीं है, तभी ग्लूकागॉन हाँ है। शुगर, ऑफ कोर्स, हाँ, तो ग्लूकोज मैम वो हाई तो है तो इंसुलिन। तो मैम वो अच्छा सिग्नल है ना मैम कि ग्लूकागॉन रिलीज हो रहा है हाँ, तो वो तो अच्छा सिग्नल है, बिल्कुल अच्छा सिग्नल है। तो ये ओके। कैटाबॉलिज्म जो कर रहा है वो बहुत लॉन्ग टर्म कर रहा है। मान लो कि मेरे फैट्स को एनर्जी नहीं मिल रही है, इंसुलिन काम नहीं कर रहा, मसल्स को एनर्जी नहीं मिल रही, लिवर में ग्लूकोज नहीं जा रहा, और ना ही मेरे मसल्स में जा रहा है। तो इन तीनों को अंदर ग्लूकोज नहीं मिल रही है, क्या करेंगे? वो तोड़ेंगे ना, तोड़ के एनर्जी लेंगे, मसल ग्लाइकोजन और लिवर ग्लाइकोजन। है ना? वो तोड़ेगा और क्या करेगा? जो फैट है वो भी तोड़ेगा। यस मैम। क्या वो सही है? वो तो ब्लड में बढ़ी जा रहा है, बट उनको तो तब भी नहीं मिल रही ना, क्योंकि जंग लगा हुआ है चाबी में। वो तो तोड़ के ग्लूकोज ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट हमारी बॉडी में ही नहीं जा रहा है, यस मैम। ओके। उन सेल्स को ही नहीं मिल रहा। वो सेल्स तो स्टार्व कर रहे हैं ग्लूकोज के, तभी तो वो तोड़ रहे मैम हैं। मतलब और ये cells don't respond basically to the yes, insulin, they are no? not responding because that, yes, insulin receptors are not working at all. These are the cells, there are the receptors, they are not fixing with the insulin to so that your glucose could enter into your cells. तो वो नहीं जा रहा, तभी तो they are starving, they are asking your brain, please give me energy. इंसुलिन के ऊपर प्रेशर डाला, और इंसुलिन दे, और इंसुलिन दे, वो इंसुलिन देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। एक टाइम पर बोलेगा बस अब तो मैं हार गया, अब मेरे पास और इंसुलिन नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो धीरे 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 क्या हो जाता है? उनका इंसुलिन का प्रोडक्शन ही कम हो जाता है। तभी आप लोगों ने देखा होगा जो पहले ड्रग्स पे थे, हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स पे थे, वो अब इंसुलिन पे आ गए हैं। वो इसी वजह से आते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में इतना हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा होता है और हम कंट्रोल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे बीटा सेल्स भी डैमेज हो रहे हैं और साथ साथ हमारी इंसुलिन की सिक्रीशन भी कम हो रही है। तो हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, ठीक है? हमारे बॉडी में जब बच्चा पैदा होता है 12 लाख बीटा सेल्स होते हैं। अभी हमारी बॉडी में 12 मिलियन ऑफ बीटा सेल्स प्रेजेंट है। जस्ट इमेजिन, I'll just give you one example of childhood। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये, कि जब भी बच्चा पैदा होता है 12 लाख अपने बीटा सेल्स लेकर पैदा होता है। वेरी लकी। बट मदर क्या करती है? उसको इन्फेंट फॉर्मूला मिल्क दे देते हैं। भाई मेरा बच्चा गोलू मोलू होगा, ज्यादा से ज्यादा खाएगा, तो भाई वेट गेन नहीं कर रहा, चलो जी दे दिया। बट ये नहीं देखते उसके अंदर होता है माल्टोडेक्स्ट्रिन। You all are aware of maltodextrin? Maltodextrin is a Yes मैम। glucose. Maltodextrin is made up of corn. कौन मैम? Corn को और ज्यादा रिफाइन किया जाता है, and then they put such enzymes, make it in a powder form, add glucose into it, make it very simpler form. बच्चे को दे दिया, बच्चा तो माँ तो बड़ी खुश हो जाती है कि मेरे बच्चे को वेट गेन हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। बट माल्टोडेक्स्ट्रिन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज 110। Glycemic index of maltodextrin 110, above 100, it's more than the glucose. अब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज आएगा, इंसुलिन ज्यादा से ज्यादा बनेगा, फैट उतना ज्यादा स्टोर करता जाएगा, और माँ भी खुश, भाई घर वाले भी खुश, बेटा तो बच्चा तो मोटा होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब यही चीज आगे जाकर यही कंटिन्यू हुई, हमारी चाइल्डहुड ओबेसिटी में कन्वर्ट हो गया। धीरे धीरे अब उसके बीटा सेल जो 12 लाख थे, उस बच्चे के 12 लाख से 8 लाख हो गए। और ओवर द टाइम बीटा सेल्स खराब होते गए, होते गए। अब उस बीटा सेल से क्या हुआ? बच्चे को हमने डायबिटीज आ गई बच्चे के अंदर।
बच्चे को हमने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, इंसुलिन पे कर दिया, कंट्रोल नहीं करी डाइट, लाइफस्टाइल ठीक नहीं करा, अब जो बेचारे 8 लाख थे वो 4 लाख में आ गए। और हम सभी सिवियरिटी है टीनेजर में बढ़ती ही गई बढ़ती, पीसीओएस और ये सब प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ज्यादा आ रही है। जो जीडीएम होती है, गेस्टेशनल डायबिटीज वाले, तभी तो कहते हैं फ्यूचर में भी उनको डायबिटीज हो सकती है। नॉर्मल एडल्ट कितना होता है बीटा सेल? सॉरी, नॉर्मल इन मिलियन, 12 मिलियन आपके बीटा सेल्स हैं, बट उसको बचाकर रखना आपके हाथ में है। उसको रीजनरेट करना डायबिटीज एजुकेटर का काम है। अगर किसी के मर रहे हैं, जो 4 लाख भी बचे हैं या 5-10 लाख भी बचे हैं, उनको अच्छा रखना, और जो मरे हुए हैं उनको रीजनरेट करना, ये डायबिटीज एजुकेटर का काम होता है। तो हम फोकस, हाँ जी बोलो। रीजनरेशन होता है दोबारा बीटा सेल्स को बनाना। हाँ नो मैम, होता है क्या? मर गए हैं, होते हैं, ये रीजनरेशन होता है? हाँ जी होती हैं, तभी कहते हैं डायबिटीज इज रिवर्सिबल। बस एक नहीं है जो ऑटो इम्यून है, जो जेनेटिक है, शुरू से ही है, जिसमें जीन्स का ही खराबी है, जिसकी वजह से बीटा सेल्स में इंसुलिन बनता ही नहीं है। वो उसमें बीटा सेल की कोई गलती नहीं है, उसमें जीन्स की गलती है, जो इंसुलिन ही नहीं बना पाती है। ठीक है, तो जो चाबी बनाने वाला है इंसान, वही बंदा गायब हो गया, तो वो अब तो चाबी बनेगी ही नहीं। तो अब जितनी भी कोशिश कर लो, उसको ढूंढ लो, कुछ भी कर लो, वो मिलेगा ही नहीं वो तो उसके लिए हमें बाहर से इंसुलिन लगाना पड़ता है। तो मैम Okay. इंसुलिन की जो की है सेल्स के ऊपर होती है? सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, ऐसे होते हैं, जैसे ये सेल है मेरा, ये ऐसे होते हैं, और ये इंसुलिन ऐसे इसके साथ अटैच होता है, इस तरह से। ठीक है, ओके। ऐसे जैसे मैग्नेट नहीं होता, मैग्नेट की तरह से चिपकते हैं और अंदर ग्लूकोज को अंदर लेकर जाते, ये इस तरीके से काम करता है। मैम एम आई ऑडिबल? समझ आ रहा है? यस मैम फिर तो शुगर भी सेम काम करता है, जो बच्चों को शुगर डाल के देते हैं मिल्क में या किसी भी बिल्कुल प्रोडक्ट। बिल्कुल गलत है ना। ओके। हमें शुगर बच्चे को नहीं देनी चाहिए। हम जो जितने भी ये फॉर्मूला मिल्क, ऊपर से हम चॉकलेट सिरप, ये सब देते हैं, वो सही नहीं है बच्चों के लिए। आगे जाके बच्चों की बहुत इम्यूनिटी खराब और ये सब होती है, यू नो। जब भी ग्लूकोज हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा हो, वो ग्लाइसेशन करते हैं। ग्लाइसेशन इज व्हेन योर ग्लूकोज बाइंड्स विद प्रोटीन और फैट एंड दे कॉज इन्फ्लेमेशन। तभी हाई ग्लूकोज फॉर प्रोलॉन्ग टाइम कॉज एज। एज इज एडवांस्ड ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट। जितने भी हम ये कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, फ्रूट जूसेस टेट्रा पैक वाले पी रहे हैं, जितने भी कैंडीज खा रहे हैं, ये आगे जाकर डायबिटीज, फ्यूचर डायबिटीज तो है ही है। बॉर्नविटा ऑल्सो मैम, बॉर्नविटा। यस, बॉर्नविटा 2, और इतना डिमांडिंग है वही वो तो। और मैम हम ऐसे सोच के देते मैम बॉर्नविटा तो बेटा आप हॉर्लिक्स को तो स्ट्रॉन्ग भूल ही बनोगे। गए। हाँ, हम तो ऐसे खा भी लेते हैं बॉर्नविटा, टेस्टी भी लगता है। मैम फिर क्या दें दूध में डाल के? भाई प्लेन दूध दो ना, मैंगो शेक बना दो फ्रूट का, नेचुरल मैंगो शुगर शेक दे दो ना मैंगो का बच्चे सीजन को। तो गया। बनाना नहीं है क्या? बेरीज नहीं है? खजूर डालकर दे दो बच्चे को। मैम जब से कितने मैंने सारे ज्वाइन किया है ऑप्शंस ना, हैं। मेरे को भी देखो, बहुत मन करता था। आदत हम डालते हैं बच्चों को, जो मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, आदत हम डालते हैं बच्चों को, टेस्ट हम डेवलप करवाना हमें आता है। तो कोई भी चीज टेस्टी बना दो, बच्चा खा लेगा, पी लेगा। यही तो हमारी आर्ट है। अगर हमें ये नहीं आएगा तो भाई फिर तो हम दूसरे लोगों से अलग कैसे रहेंगे? हमें तो ये सीखना पड़ेगा। मैम मेरे साथ भी होता था, Yes. सुबह खाने का बहुत मन करता था, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया बीट रूट रायते के साथ। एक्सीलेंट, बिल्कुल कर सकते हैं हम। देखो शुगर अब ऐसा नहीं है बच्चे के लिए हम पूरा बंद कर दें, भाई वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम जितना कम कर सकते हैं वो जरूर करें, बिकॉज आजकल जो पीयर प्रेशर है, बहुत ज्यादा बच्चे देख कर खा लेते हैं, इट्स फाइन। बट जितना मिनिमाइज कर सकते हो अपने लेवल पर आप करिए। आप रिप्लेस करो, जितनी वाइट चीज है वो ज्यादा खराब है, वो मिल्क क्यों ना हो। एक्सेस मिल्क इज ऑल्सो बैड, राइट?
Ma'am, can you Excess, everything is bad. HAGE? Can you please repeat it? Advanced glycation एंड प्रोडक्ट, ये हम लेटर ऑन बात करेंगे जब हम क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस में आएंगे, मैं तब बात करूंगी इसके बारे में कि जो हाई ग्लूकोज जब ज्यादा हो जाता है तो वो प्रोटीन और फैट के साथ जुड़ता है, यही इसी की वजह से हमें एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, हार्ट अटैक्स आते हैं, डायबिटिक फुट होता है, ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये इन्फ्लेमेटरी साइन होता है जब भी ग्लूकोज बहुत ज्यादा ब्लड में रहता है तो वो अपने प्रोटीन के साथ फैट के साथ जुड़ता है और इन्फ्लेमेशन करने बैठ जाता है, तभी इसको लिखा है ना लॉन्ग लास्टिंग मेटाबॉलिक डिजीज। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट कितना नाउ दूध देना चाहिए? हाफ हाफ ग्लास? एज के साथ साथ भाई दूध कम कर दो, मेरे हिसाब से भाई, एज पर माय एक्सपीरियंस एंड एज पर माय परसेप्शन, दूध को रिप्लेस कर दो कर्ड से, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हमारा आज की डेट में गट बहुत खराब है, और अगर गट की मैं बात करूं तो ये क्लास भी बहुत छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि गट आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मैम फिर कि दही गट खाने ब्रेन से तो बहुत गट ज्यादा लंग्स नींद आ रही है, अगर उसकी प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करें? नींद बहुत ज्यादा आती है दही खाने से। दही खाने से नींद आ रही है क्योंकि आप एक्सेस कैलोरीज खा रहे हैं। दही आप नॉर्मल खाएं, साथ में फ्रूट कर्ड खाएं आप, और कुछ मील मत खाएं, फिर नहीं आएगी। शुगर के अंदर, दही के अंदर हम शुगर ले रहे हैं, या हम ठंडी लस्सी पी रहे हैं, साथ में हम रोटी सब्जी ये खा रहे हैं, तो नींद तो आएगी। एक्सेस कैलोरी रिलीज ट्रिप्टोफैन इन योर ब्रेन which induce sleep. Your brain becomes very much happy and tell your muscles to release insulin as well as tryptophan. ये ट्रिप्टोफैन जाएगा ब्रेन के पास और वो हमें स्लीप कर देगा। वो कैलोरीज को थोड़ा सा कम करें और बी एक्टिव। मैम, जो मॉन्क फ्रूट स्वीटनर नया मतलब आया मार्केट में, वो हम यूज कर सकते हैं? हाँ, डायबिटीज के लिए। हाँ, इन जनरल भी अगर डायबिटीज के लिए आया है। हाँ हाँ, अगर जनरली भी जिसको नहीं है वो भी यूज कर सकता है, मतलब उसके कोई साइड नहीं, इफेक्ट्स तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लेने देगा, बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी सप्लीमेंट, फर्स्ट थिंग सप्लीमेंट के आई एम अगेंस्ट। ठीक है, ओनली व्हेन वी गिव सप्लीमेंट, जब तक किसी पर्सन के अंदर डेफिशिएंसी ना आ जाए या रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं हो रही फूड से, देन ओनली आई सजेस्ट सप्लीमेंट टू समबडी। अदरवाइज आई एम टोटली अगेंस्ट सप्लीमेंट। मैम ये सप्लीमेंट नहीं, स्वीटनर है, नेचुरल स्वीटनर है ये मॉन्क फ्रूट। हाँ, ये स्वीटनर है, बट बनाया तो उसको आर्टिफिशियली जाता है, इवन फॉर स्टीविया ऑल्सो। मैम If you are taking stevia leaves at your home, then it's fine, right? But if it's come into the tablet form, no. ओके, तो शुगर कोई भी चीज टैबलेट बनाने के लिए आप सोचो, कोई भी टैबलेट बन रही है, कुछ भी बन रहा है, वो आर्टिफिशियल तो बन रहा है ना। नो मैम, तो कोई भी चीज बनाने, जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्टीविया इज सेफ, क्योंकि हम लोग जैसे चाय में भी स्टीविया डाल के पी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तभी मैंने कहा कि वो चीज हम एक टाइम तक दे सकते हैं, क्योंकि अगर शुगर पेशेंट को बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है तो हम कहते हैं कि आप स्टीविया ले लो। वो स्टीविया भी हमें बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लेनी होती है, बिकॉज एवरी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्यों ना हो, वो कोई भी प्रिजर्वेटिव या कोई भी चीज क्यों ना हो, एक्सेस में अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट से आप बियॉन्ड लेते हो, उनके साइड इफेक्ट्स हैं ही। हर किसी फूड के साइड इफेक्ट, वो आप किसी हर्ब का भी कह लो, किसी का भी कह लो। नो मैम, जैसे हम तभी भी मैंने अपनी चाय में हम लोग अभी स्टीविया डाल के पीते, क्योंकि एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हम लोगों को भी अभी ये है कि शुगर नहीं लेना है। तो मैम नो मैम, स्टीविया क्यों लेनी है? मैम स्टीविया के बिना पियो, शुगरी टूथ है, स्वीट टूथ है। मैम थोड़ा चाय में बस 1 या 2 थोड़ा सा वो डालते हैं। कोई बात, बट अदरवाइज बेस्ट है कि अगर विदाउट शुगर ले सकते हो ठीक है, और अब नॉर्मली भी शुगर ले रहे हो तो इट्स ओके। 1 चम्मच अगर मैं पूरे दिन में ले रही हूँ तो इट्स ओके, विदाउट, अगर मुझे कोई डायबिटीज नहीं है। मैम, मिल्क इज द कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ओके, लेट्स कम बैक टू द डायबिटीज। पहले हम ये कर लें। हाँ जी बोलो। मैम, आपने बोला था कि मिल्क कंप्लीट प्रोटीन का बोलो। सोर्स है, लेकिन अगर किसी को यूरिक एसिड है तो हमें उसे दाल भी कम देनी है, तो ठीक मिल्क है। बंद करके कैसे देंगे? तो उसे प्रोटीन कैसे मिलेगा? नहीं, मिल्क में प्यूरिन नहीं होता। मैंने कहा एक्सेस में बैड है, फॉर मी एक्सेस इज बैड। मिल्क को रिप्लेस कर दो कर्ड से, तो वो मेरी पूरी चीज हो गई ना।
मिल्क के अंदर विटामिन सी नहीं है, विटामिन आयरन नहीं है मिल्क के अंदर, बट मुझे कर्ड के अंदर प्रोबायोटिक्स मिलेंगे, मुझे कर्ड के अंदर विटामिन सी मिलेगा। वो ज्यादा हेल्पफुल है या मेरा सिर्फ मिल्क प्लेन अच्छा है? मैं तो वो चाहूंगी ना एज पर न्यूट्रिशनिस्ट जो मुझे ज्यादा बेनिफिट दे। तो मिल्क से ज्यादा बेनिफिट मुझे किसमें मिल रहा है? कर्ड में मिल रहा है। तो कर्ड में मुझे प्रोटीन भी मिल रहे हैं। मैम नाइट में और हम कर्ड यूरिक एसिड में कभी कर्ड को बंद नहीं करते हैं। मैम नाइट में कर्ड सजेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कोई कहीं रूल नहीं लिखा इन न्यूट्रिशन साइंस कि हम रात को कर्ड नहीं दे सकते। दैट्स द कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेदा जो कहते हैं, बट एज पर न्यूट्रिशनिस्ट न्यूट्रिशन साइंस में कहीं नहीं लिखा कि रात को दही नहीं खानी है। ओके मैम थोड़ा तो सा लेट्स कम बैक टू द डायबिटीज। हम बाद में जो चीजें हैं आप लोगों की प्लीज बाद में ले लेते हैं क्वेरीज, ठीक है? पहले हम इसको कर लेते हैं प्लीज। ओके, नाउ इन डायबिटीज मेलाइटस सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज। सबसे पहला आ जाता है मेरा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। सेकेंड इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। थर्ड gestational diabetes. Fourth, MRDM. In your book ये 4 है, बट एज अ डायबिटीज एजुकेटर हमें और भी चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी डायबिटीज के टाइप्स हैं, ये सिर्फ इनसे नहीं और भी हैं, बट द रीजन इज देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द इंसुलिन। ये ध्यान रखना, डायबिटीज में कुछ ना कुछ इंसुलिन का है काम कि इंसुलिन नहीं बनेगा, बन रहा है बट एक्शन नहीं कर रहा, या उसकी प्रोडक्शन ही नहीं है, या सिक्रीशन कम है, व्हाटएवर। द मेन कल्प्रिट इज द इंसुलिन हियर, जस्ट टू कीप इन माइंड दिस पॉइंट। बट अदरवाइज द टाइप ऑफ डायबिटीज बहुत सारी होती हैं। आप लोगों ने हमेशा टाइप 1 टाइप 2 यही सुनी होंगी, but there are another type of diabetes, drug induced diabetes। बड़ा ही कॉमन चीज है। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर नॉलेज, राइट? इट डज नॉट कम इन योर एग्जाम एज वेल। एक होती है हमारी ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज। ड्रग इंड्यूस्ड होती है जो हम ड्रग्स लेकर हमारी डायबिटीज हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जो हार्ट पेशेंट को दिए जाते हैं। ये बीटा ब्लॉकर्स अगर हम लॉन्ग टर्म खाते हैं तो हमारे ये बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जब वो डिस्ट्रॉय कर देंगे तो इंसुलिन की सिक्रीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपका हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है ड्रग का। देयर आर लिस्ट ऑफ ड्रग्स व्हिच डिस्ट्रॉय योर बीटा सेल्स एंड रिड्यूसेस द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। तो ये ऐसा था। एक और है हमारा मोडी, MODY। उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगी बिकॉज वो आज की डेट में मिसडायग्नोज हो रहा है। हम डायग्नोज नहीं कर पा रहे और हमें लगता है ये टाइप 1 है या सॉरी टाइप 2 डायबिटीज है। मोडी, चलो पहले हम इसकी बात करते हैं, फिर धीरे धीरे बताती हूँ मैं। टाइप 1 इज IDDM, insulin dependent diabetes mellitus. This is type 1 diabetes, insulin dependent diabetes mellitus. Type 2 is non-insulin dependent diabetes mellitus. मतलब भाई इसमें तो इंसुलिन लेना ही लेना है, इसमें इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स देने हैं। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स वो होते हैं जो ग्लूकोज को कम करें। इसके ऊपर भी हमारा चैप्टर है हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के ऊपर, वो हम डिटेल में बाद में बात करेंगे कौन कौन से हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होते हैं जो कम करते हैं। तो NIDDM इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, मतलब इसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स लेंगे हम तो हमारा डायबिटीज कम हो जाएगा। यहाँ पर इंसुलिन लेना ही लेना है, तो क्या इसमें क्या फर्क लग रहा है? क्यों इंसुलिन लेना है? यहाँ पर चाबी, there is no production. यस, यहाँ पर चाबी गुम गई है।
या चाबी है ही नहीं उस ताले की हमारे पास, और यहाँ पर चाबी तो है बट जंग लग गई है, तो भाई एक्शन नहीं है, तो ये ज्यादातर इंसुलिन रेजिस्टेंस से हो रहा है जिसमें एक्शन कम है, और वेयर एज यहाँ पर इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं है, नो इंसुलिन और पुअर इंसुलिन सिक्रीशन। जीडीएम क्या हुआ? गेस्टेशनल डायबिटीज। ये 24 to 28 वीक्स में डेवलप होती है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। गेस्टेशनल का मतलब ही होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट? और ये होती है 24 to 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पीरियड। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें इंसुलिन की सिक्रीशन भी कम हो रही है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी हो जाती है। मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस तो हो ही रही है, साथ में बीटा सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं जिसमें इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो जाती है। तो यू हैव सीन सम काइंड ऑफ वुमेन्स लाइक दिस कि जो कोई गेस्टेशनल डायबिटीज में इंसुलिन पे होता है, कोई सिर्फ हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स पे होता है, ठीक है? तो वो इसीलिए होता है क्योंकि किसी में इंसुलिन रेजिस्टेंस देखी जाती है और किसी में दोनों चीजें देखी जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ इंसुलिन सिक्रीशन कम हो रही। वो मैं अभी बताऊंगी क्या रीजन है, क्यों होते हैं, विल टेल यू। Excuse me. एमआरडीएम, Yeah. हाँ जी, GDM can continue and it may stop as well, right? Like after gestation, it may continue. It's not necessary that it will continue after gestation, because there are cases where it is not continued after gestation. yes, but the body is prone to get type 2 diabetes, so it is must for the patient to check their blood sugar levels each and every 3 years, क्योंकि 5 साल के बाद प्रोन है वो, तो 3 इयर्स में अगर उसने मैनेज कर ली अपनी डायबिटीज तो ठीक है, अदरवाइज आफ्टर 3 to 5 इयर्स टाइप 2 डायबिटीज होनी है in future. Otherwise, if it is controlled after delivery, let me speak. अगर वो कंट्रोल कर लेते हैं आफ्टर डिलीवरी और थ्रू आउट लाइफस्टाइल ठीक है तो नहीं होगी। नाउ टेल मी, what was your question? Ma'am, due to excess calorie intake, gestational diabetes happen? This gestational? Ma'am, Yes, it could be the reason. Okay, ma'am. This could be the one reason, because of diabetes, excess calories. Okay, ma'am. Right? Even we say जितना ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हो रहा है, फैट का ब्रेक डाउन हो रहा है, या बहुत ज्यादा प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन हो रहा है, तब भी हमें डायबिटीज हो सकती है। दोज आर आल्सो एट अ रिस्क ऑफ डायबिटीज। Yes, ma'am. के अंदर बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो रहा है, तो तभी तो ये माल रिलेटेड में ब्रेक डाउन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, because your body is not getting enough amount of nutrients, like you are deficient in protein or energy as per the demand you are not taking. तो फिर क्या होगा? जितना आप कम न्यूट्रिएंट लेंगे, जितना कम आप एनर्जी लेंगे, प्रोटीन कम लेंगे, तो वो ब्रेक डाउन होगा मेरी बॉडी में से। तो जितना ज्यादा वो ब्रेक डाउन होता जाएगा, बीटा सेल से इंसुलिन और ज्यादा निकलता रहेगा, क्योंकि ग्लूकोज बढ़ाएगा, लाइपोलाइसिस करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा, ये सारा का सारा ग्लूकोज को बढ़ाएगा। फिर ग्लूकोज को बढ़ाएगा, बीटा सेल बोलेगा भाई आ गया मेरे पास ग्लूकोज, चलो भाई और इंसुलिन रिलीज करता हूँ। इंसुलिन रिलीज करते करते बेचारा थक जाता है और बीटा सेल्स बेचारे मरने लग जाते हैं। तो ये मैम होता है इसके अंदर। हम ये मान के चलें कि कई लोग जो ज्यादा भूखे रहते हैं, मतलब स्टार्विंग ज्यादा करते हैं, उनको भी फिर डायबिटीज हो सकती है? जी बिल्कुल। जैसे सिर्फ जो मोटे हैं उनको डायबिटीज नहीं होती, जो पतले हैं, नॉन ओबीज हैं, उनको भी डायबिटीज हो सकती है। बिकॉज ऑफ कई लोग कहते हैं हमें तो वेट लॉस करना, हम तो कुछ पूरा दिन खाएंगे ही नहीं, सिर्फ पानी पे ही रहेंगे, तो डायबिटीज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। डायबिटीज उसके साथ और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसकी बॉडी के अंदर, और वो तो बोलते हैं हम तो पतले हैं, हम तो कुछ नहीं खाते हैं,
तब भी हमें डायबिटीज हो गई। हम तो एक्सरसाइज करते हैं रोज, तब भी डायबिटीज क्यों हो रही है? So this is हाँ जी, malnutrition related diabetes mellitus. मैम ये दोबारा एक्सप्लेन करिए ना। मॉडी, हाँ जी, मैं एक एक करके सारा एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। मॉडी, MODY, मॉडी, हम इतना डिटेल नहीं जाएंगे, बट थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स आपके पास ऐसे पेशेंट आ सकते हैं। इट्स वेरी रेयर, यू कैन से ओनली 5 to 7% ये पॉपुलेशन में है, वेरी वेरी रेयर मॉडी, बट समटाइम्स ऐसे पेशेंट आ जाते हैं। मैच्योरिटी, ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, एक डिफरेंस है इसके अंदर जो मैं बताना चाहूंगी। आप सबको पता है टाइप 1 जो डायबिटीज होती है, इट अकर्स मोस्टली एंड इट इज सीन द पर्सन बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स। ये 25 साल से कम उम्र में देखी गई है टाइप 1 डायबिटीज, लेस देन 25 ईयर्स। और टाइप 2 डायबिटीज is much more common and seen above 25 years of age. But ये मॉडी और ये क्या? मॉडी है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। मैंने कहा टाइप 2 तो 25 के अबव होती है, बट ये ऐसी टाइप 2 है जो 25 से पहले हो रही है, 15 साल में, 20 साल में अगर डायबिटीज हो रही है और वो टाइप 2 है, वो मॉडी है। दैट इज मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, राइट? इन यंग ऑल्सो, इन चिल्ड्रन टाइप 2 डायबिटीज किसी ने सोचा भी नहीं था, बट अब डायबिटीज इतनी टाइप्स की हो चुकी है, इतनी टाइप्स की कि हम सिर्फ टाइप 1 टाइप 2 ही सोचते थे, बट अभी अब सिर्फ टाइप 1 टाइप 2 नहीं रह गई है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायबिटीज नाउ, राइट? तो ये यंग में न्यूरोपैथी हो गया। सॉरी, डायबिटिक न्यूरोपैथी एक होता है ना मैम? डायबिटिक न्यूरोपैथी इज अ कॉम्प्लिकेशन डियर, वो कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है? कि अगर हम डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो वो उसका कॉम्प्लिकेशन है कि वो नर्व में जाकर एथेरोप्लाक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, ग्लूकोज अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, तो ब्रेन सेल क्या हो जाते हैं, मरने लग जाते हैं। तो वो स्ट्रोक का पेशेंट हो सकता है, हेमोराज हो सकता है उसकी बॉडी के अंदर, और ऐसी नर्व्स अफेक्ट हो जाती हैं जो हमारी बॉडी की मूवमेंट करवा रहा है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन न्यूरोपैथी, राइट? But ma'am, this MODY is a type 2 type of diabetes only. Yes, sometimes it's misdiagnosed with type 2 diabetes, just similar like type 2 diabetes, but it is not type 2 diabetes, right? It is this condition is autoimmune. This condition is autoimmune, but your type 2 is not autoimmune. ये autoimmune है, जिसमें आपका एक, इसको मोनोजेनिक भी बोलते हैं in some books or in some in doctors terms somebody writes monogenic. Nowadays not MODY, still there, अब उसका नाम चेंज हो चुका है मोनोजेनिक डायबिटीज से, तो डॉक्टर अब मोनोजेनिक लिखता है, अब मॉडी नहीं लिखता, पहले मॉडी लिखा जाता था। यस अंकिता, टाइप 2 इज रिवर्सिबल। Ma'am, are there ways to identify the diabetes types? Yes, there are the marker, screening marker, वो मैं बाद में बताऊंगी जब हम ये टाइप्स पढ़ लेंगे, तो मैं बताऊंगी हाउ टू डायग्नोज इट, हाउ टू डिफरेंशिएट इट। उसके लिए हमें पहले बीटा सेल का स्ट्रक्चर समझना। मैम एक मिनट, मैम मोनोजेनिक मतलब क्या, वो बाय बर्थ ही है उसको या? नहीं, मोनोजेनिक होता है, मोनो मतलब एक, यस मैम, जेनिक मतलब कोई भी एक जीन में म्यूटेशन हो रही है, चेंज हो गया, वो कोई भी एक जीन हो सकता है जो इंसुलिन बनाने वाला है, तो वो ऑटोइम्यून होता है कि अपने आप मेरी कोई बॉडी के अंदर वायरस आ गया, मेरी बॉडी के अंदर कोई इंफेक्शन आ गया, कोई टॉक्सिन आ गया, और उसने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई, और वो एंटीबॉडीज ने जीन्स पे अटैक किया, बीटा सेल्स। अब जब बीटा सेल्स के जीन्स पे अटैक करेगी तो इंसुलिन कहाँ से बनेगा?
मैम मेरी एक ठीक है, तो फ्रेंड की दैट बेटी इज को टाइप 1 डायबिटीज है मैम, वो 8 इयर्स 9 इयर्स की है, इंसुलिन पे है पूरी, तो उस वो कौन सी कैटेगरी में आएगी फिर? वो टाइप 1 है, टाइप 1 में आएगी ना, दैट इज टाइप 1। बट वेरी यंग, शी इज वेरी हाँ जी, यंग। हाँ जी। यही एक वेरी मच कंफ्यूजन हो रहा है आफ्टर 15 ईयर चिल्ड्रन में सबसे ज्यादा है। हाँ जी, मैम, यही कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे कि 25 ईयर से कम के एज में जिसको हो रही है वो टाइप 1 हो गई, 25 हाँ से ऊपर में है वो टाइप 2 हो गई, तो फिर हाँ 15 जी, साल, हाँ तो 15 साल भी तो टाइप 1 में ही आया ना, क्योंकि वो 25 साल से आई तो कम हो गया। आई तभी तो ये मिस डायग्नोस होता है ना, तभी तो मैं कह रही हूँ ये यंग की है। यंग में मतलब एज ग्रुप, यहाँ पर तो बच्चे को भी हो सकती है, अच्छा 1 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, यहाँ पर 15 साल 20 साल इसमें हो, तो 15 से 25 साल की रेंज होती है। ओके। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअली द मॉडी। लाडा, लाडा इज लेटेंट autoimmune diabetes of adult. मैम एक बार बोल लाडा इज देंगे लेट latent autoimmune diabetes of adult. क्या थक गए तुम? latent autoimmune diabetes of adult, right? तो इसमें क्या है, अब एडल्ट में ये ऑटो इम्यून डिजीज हो रही है, सो इट इज बेसिकली अबव 35 years of age. तो मैम अगर यहाँ पर हमारे बीटा सेल, एक मिनट, इधर यहाँ पर हमारे ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन ड्यू टू ओवर एक्टिव रिस्पॉन्स of immune system. Ma'am, due to overactive response of immune system. फॉर एग्जाम्पल मैम ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज किस वाले में आएगा मैम? वो सेकेंडरी डायबिटीज आएगा। ओके मैम, थैंक यू। तो ये ज्यादातर 25 years अबव देखा जाता है, एंड दे आर इंसुलिन डिपेंडेंट, दे आर इंसुलिन डिपेंडेंट। Again, they are like type 1, body is like type 2, LADA behaves like type 1, body behaves like type 2. ऐसे होता है। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इसमें आपके बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, और देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडी, वो हम इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे इसमें, जस्ट टू गिव यू जस्ट आइडिया कि ऐसे भी आपके पास अगर केस आते हैं तो डोंट गेट कंफ्यूज, राइट? बहुत बच्चे और बहुत लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, so that's why I just give you a brief idea about the MODY and LADA. Okay, let's come back to the एक type 1 and पेशेंट आया type 2. था, उनकी फास्टिंग शुगर भी 300 अबव आती है, उनको टेंशन बहुत है, हाइपर टेंशन है मतलब, तो वो किस उसमें मैम उनको जज करेंगे? क्या है अभी उनको क्या चल रहा है, अभी पूरी हिस्ट्री तो मुझे अभी जानी ही नहीं, मैंने सिर्फ ब्लड शुगर, फास्टिंग और हाइपरटेंशन से हम ये नहीं एनालाइज कर मैम सकते जैसे कि कौन उनकी फास्टिंग शुगर 300 अबव आती है, इंसुलिन फास्टिंग क्या है उनकी, अगर आती है तो वो भी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स में है, इंसुलिन पे है, किस पे है? मैम इंसुलिन नहीं लेती, नॉर्मल टैबलेट ही लेती है। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स है, तो अगर पेंट्री वाले को बोलते, तो हाइपोग्लाइसेमिक अगर ड्रग्स पे है वो, अगर वो लॉन्ग टर्म हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स पे है और उनकी कंट्रोल नहीं हो रही है मेडिसिन, तो धीरे धीरे
बीटा सेल्स खराब होंगे और बहुत ही जल्दी वो इंसुलिन पे आ जाएंगे। तो अभी उनको टाइप 2 है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। देखो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हम तभी देते हैं जब बीटा सेल्स एक्टिव है। बीटा सेल्स अगर एक्टिव नहीं है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स काम नहीं कर सकते। मैम उनको लास्ट 13 to 15 ईयर्स से है, उनको अब इंसुलिन ले लेना चाहिए ना। वो डॉक्टर बताएगा। नहीं अभी मैं कुछ नहीं इसमें आपको स्टेटमेंट दे सकती, क्योंकि मेरे पास अभी पेशेंट नहीं है, ना ही मेरे पास पूरी हिस्ट्री है, ना कुछ है। डॉक्टर इज द बेस्ट पर्सन, वो गाइड करेगा कि इंसुलिन लेना है उसको या नहीं लेना। बाकी का काम हमारा है एज ए डायबिटीज एजुकेटर। हमारा अगर मेरे पास पेशेंट आया और वो इंसुलिन पे नहीं है, अभी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग पे है, तो मेरी जॉब होगी कि उसको इंसुलिन पे ना होगा कि एक बारी वो अगर इंसुलिन की डोज में चला गया तो मेरे लिए काम और हो जाएगा उसको दोबारा वापस लाना। तो मेरी जॉब क्या होगी कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग से पहले तो मैं उसको कम करूं ब्लड शुगर, और जितना वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ले रहा है उनकी डोसेज को कम करके मैं बीटा सेल्स को बचाऊं थ्रू डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड बाय काउंसलिंग। इन सब से मैं बचाऊं, ये मेरा एम रहेगा। अब वो किस लेवल पर है, इंसुलिन अब जरूरत है नहीं है, ये इस लेवल पर पहुंच गया, वो अब डॉक्टर की कॉल है। मैम इसमें ये पहले तो यही होता होगा ना, जैसे कोई पेशेंट आया जाता गया मेडिसिन लेने के लिए, तो डॉक्टर भी तो पहले उसे टाइप 2 ही मानेगा। जब उसको लगेगा कि तभी तो मैंने कहा राइट, तभी वो इंसुलिन डालेगा। नहीं वो एकदम ऐसे नहीं डालता। वो सबसे पहले जब भी हमें ग्लूकोज बढ़ता है तो डॉक्टर आपसे हिस्ट्री लेता है सारी। हाँ, ठीक है, तो हिस्ट्री के बाद वो सबसे पहले ये देखता है कि कितनी शुगर है, और वो तब तक आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स पे रखता है। और वो ये देखता है कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स अगर चल रहे हैं तो कंट्रोल हो रही है कि नहीं हो रही। और साइड बाय साइड वो क्या बोलेगा, ब्लड टेस्ट कर लो ये सारे के सारे। यस मैम, राइट। अब वो ब्लड टेस्ट भी कर रहा है साथ साथ, और साथ में उसने देखा कि भाई सिम्टम्स ये सब भी आ रहे हैं, डायबिटीज तो है बट इंसुलिन भी ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी नहीं है, उसकी फास्टिंग ग्लूकोज ज्यादा है, पीपी नॉर्मल है, ये सब है। तो उसको पता चल गया कि बीटा सेल्स एक्टिव है। मैम बीटा सेल्स का भी टेस्ट, बीटा सेल्स एक्टिव, हाँ उनकी एंटीबॉडी वो हम बाद में मार्कर्स की बाद में बात करेंगे, क्योंकि मैंने बीटा सेल का स्ट्रक्चर ही नहीं समझाया आपको। नहीं मैम, बस एक छोटी सी बात पूछ रहे हैं कि डॉक्टर को कैसे एकदम से पता चलता है कि अभी ये टाइप 1 है या टाइप 2 है? By checking the age, by checking the family history, genetic testing, उससे पता चलता है। ओके, कोई ऐसा मतलब फास्ट, जैसे HbA1c एक टेस्ट हो गया, इससे शुगर का पता चला, या फास्ट? बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। एवरी टाइप 1 के लिए हम ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं, वो भी हमने बात नहीं करी है। ठीक है, वो भी हम करेंगे बात। तुमने ठंडा भर दिया मेरे लिए, तुमने पता नहीं था। हाँ नहीं, जब मैं बीमार हुई मैं तुम्हारे पे नाम लगाऊंगी, ध्यान रखना तुम। कोई नहीं, इट्स ओके। चलिए, टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज कॉजेज आर, मेन कॉज जो है टाइप 1 डायबिटीज का ऑटो इम्यून। It is an autoimmune disease. You can say autoimmune dysregulation, या सीधा आप autoimmune disease भी लिख सकते हैं। अब होता क्या है autoimmune? क्या है? मतलब अपने आप, मैम जब अपने There are body cells attacks our own cells. हाँ, हमारी अपनी ही हेल्दी बॉडी को वो दुश्मन मान लेते हैं और अटैक करने लग जाते हैं। राइट, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई उसके अगेंस्ट और उसने अटैक किया हमारे बीटा सेल्स पे। तो ऑटो इम्यून का मतलब क्या हो गया
there are several factors which are responsible for autoimmune diseases, like some environment. Just I give you one example. Virus. मान लो ये एक मॉन्स्टर आ गया, राइट? इसका नाम है वायरस. ये आ गया वायरस. ये वायरस अब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा. अब मेरी बॉडी भी ऐसे बैठी थोड़ी ना हुई है, वो तो अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करेगी. हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स हैं, सोल्जर्स हैं, टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, ये सारे के सारे एक्ट करने आएंगे इनके ऊपर और इनको किल करने की कोशिश करेंगी, राइट? तो इम्यून रिस्पॉन्स देंगी. तो जैसे ये वायरस मेरी बॉडी के अंदर जाएगा, हमारी इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, लाइक टी सेल्स एक्टिवेट हो गए और भी बहुत सारे सेल्स एक्टिवेट हो गए और इनको किल करेंगे. नॉर्मली आई एम राइटिंग हियर, यस, इम्यून सेल्स, राइट? तो हमारे यहाँ पर इम्यून सेल्स हैं, वो एक्टिवेट होंगे और इनको खाने लग जाएंगे और ये इसके अगेंस्ट क्या बना देंगे? अब एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज बनना बहुत जरूरी है क्योंकि एंटीबॉडीज ही हैं जो इनको डीएक्टिवेट कर सकता है. एंटीबॉडी अगर नहीं बनेगी तब तक ये डीएक्टिवेट नहीं होगा. और एंटीबॉडी बड़ा इंपॉर्टेंट काम करती है कि दोबारा अगर ये मेरे पास वायरस आता है सेम, तो वो उसको पहचान लेती है. जैसे आपने कभी वैक्सीन लगाई होगी कोविड की, तो फर्स्ट टाइम पर हमें जो फीवर चढ़ा था या फर्स्ट टाइम पर जो सिम्टम्स आए थे, दूसरी बारी में उतने सिम्टम्स नहीं आए. वो क्यों नहीं आए? क्योंकि ऑलरेडी वो वायरस पहले से अंदर गया हुआ था और वो वायरस डेड वायरस है जो मेरी बॉडी को कुछ नहीं करेगा, बट उस दूसरे वायरस के लिए वो अगेंस्ट है. तो वो वैक्सीन होती है कुछ डेड, हमारा वायरस जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर वो दे दिया और वो वायरस बाहर से आया तो उसने पहचान लिया, अच्छा ये तो वही वायरस है, तो वो उसको मारने लग जाए. तो एंटीबॉडीज को जनरेट करना बहुत जरूरी. बट अब ये क्या है, ये एंटीबॉडीज जाएंगी हमारे बीटा सेल्स के पास, पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स के पास. ये सिर्फ पैनक्रियास में नहीं जाती, ये और भी टिश्यूज को खराब कर सकती है, तभी वो ऑटो इम्यून है. तो आज की डेट में टाइप 1 इज ऑटो इम्यून, rheumatoid arthritis second is autoimmune, lupus, systemic lupus erythematosus जिसको हम SLE डिजीज बोलते हैं, वो हमारा ऑटोइम्यून है. फोर्थ, हाइपोथायरॉयडिज्म, एक तरह का हाइपोथायरॉयडिज्म ऑटोइम्यून है, राइट? ऐसे ही हमारे माइलोमास और बहुत सारे हैं मल्टीपल डिजीजेस जिनको हम ऑटो इम्यून कहते हैं. ये 4 बहुत कॉमन मैंने आपको बताई हैं जो ऑटो इम्यून है आज की डेट में. तो टाइप 1 उनमें से एक है. तो ये एंटीबॉडीज सिर्फ और सिर्फ आपके पैनक्रियास के बीटा सेल्स को खराब नहीं करती हैं और भी टिश्यूज को खराब कर सकती हैं. समझ आया? तो वायरस था, वायरस आया, इम्यून सेल्स एक्टिवेट हुए, अब एंटीबॉडीज बनाई. अभी एंटीबॉडीज बन जानी चाहिए, बट वो मेरे हेल्दी टिश्यूज को ही खराब कर रही है ऑटोमेटिकली. क्यों? नॉर्मली एंटीबॉडीज मुझे कुछ नहीं कहनी चाहिए, बट वो क्यों कर रही हैं? तभी तो कहा है ऑटो इम्यून, क्योंकि वो हेल्दी टिश्यूज को ही, कोई वो नहीं है उसके अंदर, बस वो हेल्दी टिश्यूज को ही दुश्मन मान रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप ही हेल्दी टिश्यूज को दुश्मन बता रही हूँ, लेट मी कंप्लीट, बता रही हूँ. वो इसलिए मान लेती है क्योंकि वो कहती है जैसे वायरस के कुछ जीन या प्रोटीन है वो सिमिलर है उसी सेल के साथ, तो वो उसको समझ लेती है कि वो ही वायरस इसके साथ है. सिमिलर प्रोटीन उसको समझ लेती है, तो वो उसी पे ही अटैक करती है और उसको ही खाने लग जाती है. ये रीजन है, क्योंकि वायरस ऐसा ही नहीं है, वायरस के अंदर डीएनए है, वायरस के अंदर आरएनए है, वायरस के अंदर जीन्स है, बहुत सारी चीजें. तो कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन उनके साथ ऐसे सिमिलर लगते हैं इस एंटीबॉडी को, वो उसी पे अटैक करेगी और खाती जाएगी. बट हमारे अभी वो हेल्दी टिश्यूज हमारे लिए हैं वो, बट उसके लिए वो हेल्दी नहीं थे, उसके लिए वो क्या थे? वो वायरस ही था जिसने उसको खाया. क्लियर?
Am I clear? मैम Any फिर doubt till now? एंटीबॉडी शॉर्ट समझा दो ना Yes. थोड़ा सा। हाँ, मैं मैम शॉर्ट एंटीबॉडी समझा दे रही होनी हूँ। चाहिए या नहीं होनी चाहिए फिर? मैम इज एंटीबॉडीज, देखो ये एंटीबॉडीज ठीक नहीं है, ये एंटीबॉडीज कहाँ से आई? इन्वायरमेंट से आ सकती हैं, ये एंटीबॉडीज जेनेटिक से आ सकती हैं, राइट? कोई टॉक्सिन्स मेरी बॉडी में गया तो आ सकते हैं, तो ये हेल्दी तो नहीं होगा। हेल्दी वो हुआ कि जो मेरी इम्यूनिटी बन रही है, बाहर से वो इन्फेक्शन आया उससे पहले ही मेरी रिकवरी जल्दी होगी और इन्फेक्शन नहीं हुई, तो वो एंटीबॉडीज अच्छी है। जो मेरी सेल्फ बनती है, जो मैं जनरेट करती हूँ और जो मैं अपनी मदर से लेती हूँ बचपन में, है ना? तो एक एंटीबॉडीज बचपन में बनती हैं, एक हमारी आगे जाकर बनते हैं, तो धीरे धीरे हमारा ये इम्यून सिस्टम बनता है। मतलब और जो इम्यून मेडिसिन सिस्टम एक ऐसा है, कभी भी एक दिन में नहीं बनता, ना ही 2 दिन में, ना महीने, ना सालों में, ये ग्रेजुअली बनता है, राइट? सो मैम हम ये कह सकते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज में बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं जिनकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता, इसमें बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, बीटा सेल्स जहाँ डिस्ट्रॉय। से, हाँ, जहाँ से इंसुलिन निकलता है। मैम ठीक एक है, बार तो वो इसको थोड़ा मतलब लाइक एक सीधी लाइन में मैं लिखवा सिंपल दीजिए। लैंग्वेज में बता रही हूँ। हाँ जी, तो टाइप 1 हमने कहा इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये कोई भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन या कोई भी वायरस आता है तो उसके अगेंस्ट मेरी बॉडी लड़ती है, और लड़ते लड़ते ये हमारी उसके बाद एंटीबॉडीज बनाती है ताकि ये इसको किल कर सके। बट अब ये एंटीबॉडीज जो है, अब ये एक खतरनाक एंटीबॉडीज है, ये ऑटो एंटीबॉडीज बनी जा रही है। अब ये जाएगी सबसे पहले मेरे बीटा सेल्स के पास और उसको खराब कर देगी, इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि ये इसको क्या समझ रहा है, ये भी इसको अब क्या समझ रही है, इन्फेक्शन। तो जहां जहां ये इसको इन्फेक्शन समझ रहा है, वो एंटीबॉडीज खाती जा रही है और मारती जा रही है। तो यहाँ पर बीटा सेल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देती है। नाउ इट्स क्लियर? तो मैम जो मेडिसिन से Yes, एंटीबॉडी ma'am. बनती है वो खराब है? सॉरी, आई डिडंट गेट यू। मैम मेडिसिन से जो एंटीबॉडी बनती है, जो अपने एंटीबायोटिक वगैरह लेते हैं, तो वो गलत है? एंटीबायोटिक्स से एंटीबॉडीज नहीं बनती, एंटीबायोटिक्स आर द वन विच किलिंग योर बैक्टीरिया। एंटीबॉडीज ऑलवेज फॉर्म विद योर ओन इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज नेवर बी गिवन फ्रॉम आउटसाइड, राइट? जो वैक्सीन बनती है उससे आपकी एंटीबॉडीज खुद आपकी बॉडी बनाती है। मैम द रीजन अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपकी एंटीबॉडीज उतनी एक्टिव नहीं होंगी, तभी आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ोगे। फॉर दिस थिंग द रीजन कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट? हाँ जी, सर रीजन कुछ भी हो सकता है। ये तभी हम कहते हैं जिनकी वीकेंड इम्यून सिस्टम होगा, जिनका भी वीकेंड इम्यून सिस्टम होगा, दे आर एट अ रिस्क ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। क्या होगा मैम, दोबारा से बताएं। प्रायोरिटी शुड बी इंक्रीज योर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीजेस हो रही हैं आज के डेट में, वो एक तो जेनेटिक है, जेनेटिक के अलावा भी रीजन हैं। अगर किसी की ऑलरेडी वीकेंड इम्यून सिस्टम है ड्यू टू द लाइफस्टाइल, ड्यू टू द एनवायरनमेंट एंड एनीथिंग which also weaken your immune system, और उसकी वजह से हमारे और टिश्यूज भी खराब हो सकते हैं, बिकॉज ऑटो इम्यून उनमें भी देखा गया जिनकी वीकेंड इम्यून सिस्टम, पुअर इम्यून सिस्टम। मैम जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उसकी एंटीबॉडीज बन रही हैं और वो खुद के ही सेल्स को किल कर रही हैं, तो वो भी हार्मफुल है, मतलब बनना भी वो नुकसानदायक हेल्दी है। नहीं, वो तो अच्छा है ना, अगर खुद की बॉडी बन रही है। ये तो मेरी बॉडी ही उसको मान रही है, क्यों मान रही है? क्योंकि वायरस मेरी बॉडी के अंदर है। अब देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वायरस, और वायरस हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब वायरस मेरी बॉडी के अंदर गया तो मेरी बॉडी ने बनाया, बट वो ऑटो एंटीबॉडीज जो है वो इसको डिस्ट्रॉय कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि मेरी बॉडी खराब है, वीकेंड इम्यून सिस्टम है, मैं बार बार बीमार पड़ती जा रही हूँ। तो टाइप 1 उनमें इतनी कॉमन नहीं होगी जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, जिनका इम्यून सिस्टम खराब होगा उनमें ज्यादा, राइट? और एक जेनेटिक होता है कि जेनेटिक वजह से भी हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री हो तो भी टाइप 1 हो सकती है, उसका रीजन अलग है। Ma'am, is this process called biological mimicry kind of? हाँ, you can say, right. Okay, thank you, ma'am. Okay.
सो क्लियर। सो एंटीबॉडीज बनी, बीटा सेल डिस्ट्रॉय हुए, बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हुई तो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हुआ। नो इंसुलिन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन नहीं होगा तो नो इंसुलिन सिक्रीशन। तो इस टाइम पर मुझे क्या चाहिए, बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा। मैम इसमें बीटा सेल्स तो डिस्ट्रॉय हुए, उसके बाद और दूसरी हाँ जी, और हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हुआ, और दूसरा क्या बताया था आपने, ये क्या? सिक्रीशन। प्रोडक्शन नहीं होगी तो सिक्रीशन नहीं होगी ना। ओके। तो यहाँ पर हमारे 70 to 90% बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जब 70 या 90% से बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो हम हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग में नहीं रखते हैं, हमें हमेशा उसको इंसुलिन पे रखना पड़ता है। ओके, इसमें रीजेनरेट करने की ऑप्शन नहीं होती बीटा सेल्स को? सॉरी, इसमें हाँ जी, बीटा रीजेनरेट आप 10% वाला नहीं कर सकते हम। 10% वाला तो जहाँ 90 है, 90 से तो बहुत जल्दी 100 भी हो जाएगा। आप 90 को ठीक करोगे या 10 को पहले बचाओगे ना? तो 50-60% अगर होगा तो उसको हम कर सकते हैं। अच्छा, नाउ दिस ऑटो इम्यून जो मैंने कहा, ये किस किस वजह से हो रहा है? क्या लिखा है जेनेटिक, आपने? नो इंसुलिन मेड, नो इंसुलिन प्रोडक्शन, which स्क्रीन again there will be no insulin secretion. Okay. No insulin secretion. ठीक है। तो फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक, इसको हम कहते हैं ससेप्टेबल जीन। एक होते हैं हमारे प्रोटेक्टिव जीन, एक होते हैं ससेप्टेबल जीन, जो प्रोन हो जीन, ठीक है, एट रिस्क पे हो, और जिनको वो जीन वो खराब करने की वजह से हमारे बीटा सेल्स बनेंगे ही नहीं और ना ही वो इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। तो फैमिली हिस्ट्री मतलब किसी सिबलिंग को है या मदर फादर किसी को भी है घर में, तो हमें टाइप 1 हो सकती है। क्यों? बिकॉज ऑफ दी जीन्स की कोई हमारे क्रोमोसोम होते हैं, उसमें हमारा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन हमारी इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इज दी इन्वायरमेंटल। इसमें मैम कोई जरूरी तो नहीं है ना कि अगर सपोज फैमिली हिस्ट्री हो, लेकिन जो जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मदर को हुई या फादर को रही, नानी को भी रही, और मेरा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है और मेरे को नहीं, बिल्कुल कोई जरूरी तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हो सकता है, यस, बट आप एट अ रिस्क हो, आपके जीन्स एट अ रिस्क हैं, आपको कंट्रोल करोगे तो कभी भी नहीं होगा आपको। बट जैसे आपका लाइफस्टाइल और ये सब होगा, आप प्रोन तो हो, रिस्क पे हो, क्योंकि जीन्स आप वो ही कैरी कर रहे हो, तो हो सकते हो लेटर ऑन। आपको नहीं हो सकती, आपको लेकिन कंट्रोल करना जरूरी है। जैसे आने वाली जनरेशन को हो सकती है। मैम जीन बिल्कुल हो म्यूटेशन सकती है। cause of this kind of diabetes? Genetic mutation can also cause of this kind क्या of कहा? diabetes? म्यूटेशन ओनली बॉडी। Okay, ma'am. ड्यू टू म्यूटेशन एज वेल। तो जेनेटिक इज अ कॉज, इन्वायरमेंटल मैंने आपको बता ही दिया है, लाइक टॉक्सिन, वायरसेस like rotavirus, retrovirus, there are so many mumps virus. These are the virus which again causes your beta cell destruction, right? Some of the you can say vaccines, etc. मेरी मम्मी को हो गया मैम, उसकी वजह से अभी जो बूस्टर डोज लगी थी उन्हीं को लगी थी, तो वो प्री डायबिटिक हो गई हैं। Ma'am, I want to say something. Can I say something? हाँ, yes. मैम बुक्स में Yes, इतना ज्योति. डिटेल, यस मैम, मैम बुक्स में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बट आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो. थैंक यू सो मच मैम. आई एम ग्लैड टू हैव अ टीचर लाइक यू, सीरियसली. Thank you so much.
तो ये था हमारा टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, तो हम इसमें टाइप 1 वाले में एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज, जो हमारे बीटा सेल्स के अंदर होते हैं। तो आई नेम फ्यू ऑफ देम। एक होती है हमारी आइलेट्स ऑटो एंटीबॉडी, इसको बोलते हैं हम ICA। जस्ट अ मिनट मैम, ये टाइप 1 में चल रहा है क्या, ये वाला भी ICA? हाँ जी, हाँ जी, आइलेट सेल्स एंटीबॉडी। आइलेट सेल्स के अंदर बना रही है ना वो एंटीबॉडी, क्योंकि देखो क्या बताया मैंने, ये बीटा सेल है एक, इस बीटा सेल के अंदर इंसुलिन है, ये बीटा सेल है, ठीक है, और इसके अंदर इंसुलिन पैक्ड है। तो आइलेट सेल्स एंटीबॉडी तो आइलेट सेल्स के अंदर ही है ना, बीटा सेल्स तो आइलेट सेल्स ही है ना हमारे, तो उसके अगेंस्ट एंटी, अब जब वो वायरस उसके ऊपर आएगा तो वो अपनी एंटीबॉडीज बनाएंगे। ठीक है, तो पहला आ जाएगा आइलेट सेल्स एंटीबॉडीज। दे आर सम एक्सपेंसिव टेस्ट, ये जितने भी इम्यूनिटी वाले टेस्ट होते हैं, ऑटो इम्यूनिटी वाले या एंटीबॉडीज वाले, ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बट इसके लिए अलग टेस्ट भी है जो सस्ता है, सी पेप्टाइड वाला टेस्ट, वो करवा सकते हैं टाइप 1 के लिए। नेक्स्ट आ जाता है, लिख रही हूं मैं, इंसुलिन एंटीबॉडीज, इसको हम बोलते हैं ICA, इसको हम बोलते हैं IAA, और थर्ड है सी पेप्टाइड। ये मैं आपको जब स्ट्रक्चर समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, तब हम इसके ऊपर बात करेंगे। मैम ये तीनों टेस्ट हैं जो हमें करवाने चाहिए टू डायग्नोज टाइप 1 के लिए। हाँ जी, टाइप 1 में ये टेस्ट करवाने चाहिए। टाइप 1 में इनका लेवल बहुत ड्रॉप हो जाता है, ये एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है, ये एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है। इसका मतलब ऑटो इम्यून, हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसे आ गया है वायरस या कुछ, जो हमारा ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज बना रहा है, अटैक कर रहा है, बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो हियर वी विल स्टार्ट विद द इंसुलिन, और ये सिर्फ सी पेप्टाइड बताता है इंसुलिन कितना बन रहा है और कितना रिलीज हो रहा है, कि जितना कम होगा उतना ही हमें टाइप 1। और एक और होता है जो आई थिंक आपकी बुक में गिवन है, GAD65, ये भी जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब समझ आएगा। इसे ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपकी बुक में ये दो गिवन है, आइलेट सेल एंटीबॉडीज एंड इंसुलिन एंटीबॉडीज। तो मैम ये कम होते हैं, कम ब्लड टेस्ट में कम आएंगे, तो इसका मतलब क्या है? ये वाला कम आएगा, ये अभी ये होता क्या है, इंसुलिन जब निकलता है उसके साथ ये सी पेप्टाइड भी निकलता है, सी पेप्टाइड और इंसुलिन ये दोनों निकलते हैं एक साथ। सिर्फ इंसुलिन नहीं निकलता बीटा सेल से, ये इसके साथ सी पेप्टाइड ऐसे बाइंड होता है और वो निकलता है। अच्छा, ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा कि इंसुलिन निकलेगा तो सी पेप्टाइड भी निकलेगा। अगर सी पेप्टाइड ही कम है तो इसका मतलब इंसुलिन भी कम है, तो इंसुलिन और सी पेप्टाइड इक्वल प्रोपोर्शन में निकलता है बीटा सेल। और मैम आइलेट सेल कौन सा मैम इंसुलिन और दूसरा सी पेप्टाइड? ओके, सी पेप्टाइड, यस। अभी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, इनके साथ और भी चीजें निकलती हैं, अभी मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आल्सो यू हैव लर्नड इन योर मॉड्यूल 1। देयर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स व्हिच हेल्प्स इन द इंसुलिन एक्शन एंड रिलीज। कैल्शियम, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज पढ़ा है, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, कैल्शियम, ये चार बड़े इंपॉर्टेंट है इंसुलिन के सिक्रीशन से लेकर एक्शन तक। वो स्ट्रक्चर में समझ आएगा आपको, तो आज हम वो स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे, आज बहुत ज्यादा फिर आप लोगों को हो जाएगा कि मैम ज्यादा हो गया। आज हम ये टाइप्स पढ़ेंगे। GAD बताया था मैम, ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, ये इसकी भी एंटीबॉडीज होती हैं। नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है हमारा, बस इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है। तो ये टेस्ट होते हैं हमारे बेसिकली टाइप 1 के, राइट। लास्ट वाला आपने बताया वो कम आना चाहिए या ज्यादा? ये तो पॉजिटिव आएगा ना, एंटीबॉडीज है, ये एंटीबॉडीज है। ये एंटीबॉडीज तभी बनती हैं जब हमारा बीटा सेल खराब हो रहा है या इन्फ्लेम्ड हो रहा है।
तभी एंटीबॉडीज बनेंगी उसके अगेंस्ट। ये पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स टाइप 1 डायबिटीज है। Yes, yes, yes. It means your beta cells are destroying, right? And they are producing antibodies against them. अब वो भी हो सकता है आपका, मोनोजेनिक भी हो सकता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकता है, right? But yes, it's tell you yes there is no insulin production. अब इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं है, अब डॉक्टर को पता चल जाता है अब इंसुलिन देना है भाई मुझे, ठीक है। चलो एक चीज मुझे बताओ, हम बाहर से अगर इंसुलिन देंगे सी पेप्टाइड तब भी रिलीज होगा या नहीं? नहीं मैम, तब नहीं होगा। नहीं होगा मैम तब। क्यों मैम? क्योंकि क्यों नहीं होगा मैम? क्योंकि ये बीटा सेल्स जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उस रीजन से हो रहा है, इसलिए दैट्स व्हाई मैम। शाबाश, वेरी गुड। तो जब हम बाहर से इंसुलिन देते हैं तब भी सी पेप्टाइड कम होगा, क्योंकि हम बाहर से दे रहे हैं। बीटा सेल तो सी पेप्टाइड बनाता है ना, तो बीटा सेल्स तो खराब है, बट जब हमारे बीटा सेल्स रीजनरेट हो रहे होते हैं तो सी पेप्टाइड निकलेगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमने अपने पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। इंसुलिन पे डिपेंडेंट था, उसके बीटा सेल्स खराब थे, सी पेप्टाइड कम था, अब मैंने उसके बीटा सेल्स को रीजनरेट किया, धीरे 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 उसका सी पेप्टाइड लेवल बढ़ने लगा, तो भाई मैंने कहा वाह, हमारी तो धीरे धीरे रिवर्स हो रही है। इसी समझ से आया? जब आप रिवर्स हो रहे हो फिर यस, और भी टेस्ट होते हैं, और भी टेस्ट, इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी टेस्ट होता है, इंसुलिन फास्टिंग होता है, पीपी होता है, ये सब होता है। मैम सी पेप्टाइड तो टाइप 2 में भी कम आ सकता है। हाँ, टाइप 2 में तब आएगा बच्चे जब इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। बट यहाँ पर तो टाइप 1 में तो बन ही नहीं रहा ना, यहाँ तो बन ही नहीं रहा, तो कितना आएगा? अगर ज्यादा कम आएगा तो मतलब टाइप 1 है, और नहीं अगर ज्यादा कम नहीं है तो टाइप 2 है। यस, तभी तो इंसुलिन पे रखते हैं ना फिर। देखो बेटा, सी पेप्टाइड कम हो रहा है तो इसका मतलब आपको यही लग रहा है ना कि इंसुलिन नहीं रिलीज नहीं हो रहा इतना। रिलीज नहीं होगा तो इंसुलिन कम से कम रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमें बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। तो सी पेप्टाइड बताता है कि इंसुलिन देना है या नहीं देना। अगर नॉर्मल होगा तो फिर हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स पे रखेंगे, फिर हम क्यों इंसुलिन देंगे? हमारा बीटा सेल्स अभी थोड़े बहुत एक्टिव हैं और वो काम कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों इंसुलिन पे देंगे? भाई कोशिश करो सबसे पहले हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स की, वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद अगर नहीं होता तो इंसुलिन आता है। इंसुलिन पे आना इट्स नॉट अ गुड थिंग। इवन हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भी हम कहते हैं धीरे धीरे छुड़वाओ। अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है और हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग पे है तो आप बहुत अच्छे से जल्दी से रिवर्स करवा सकते हो। इंसुलिन पे आ गया तो आपको उतना ही टाइम लगेगा उसको रिवर्स करवाने पे, और इंसुलिन पे है, हार्ट डिजीज है, किडनी खराब है, और चीजें हैं, तो और ज्यादा चीजें आपको टाइम लगेगा, तो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो जितना अर्ली डायग्नोसिस उतनी फास्ट रिकवरी, जितना देर तक आप करोगे डायग्नोस उतनी लेट आपका, उसकी भी जर्नी रहेगी आपके साथ और आपकी भी उसके साथ रहेगी। 5 साल भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं, ऐसे होता है। तो मैम इंसुलिन बाहर से देने से सी पेप्टाइड रिलीज होगा? नहीं होगा बेटा, क्योंकि हम तो इंसुलिन बीटा सेल से थोड़ा रिलीज करवा रहे हैं, हम तो बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं, तो नहीं होगा। सिंथेटिक बट इंसुलिन अगर हमारे बीटा सेल्स रीजनरेट हो रहे हैं, जैसे मैंने टाइप 2 को रिवर्स कर दिया, तो मेरे बीटा सेल्स रीजनरेट हो गए और वहां से फिर सी पेप्टाइड होगा, तो मेरा इंसुलिन भी छूट जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भी छूट जाएगा, मैंने टोटली रिवर्स कर दी। और रिवर्स में भी हम कहते हैं कि एटलीस्ट 1 साल तक, जब तक HbA1c नॉर्मल लाए उसको आप रिवर्स नहीं मानेंगे। 1 साल तक HbA1c 5.6 से कम आना चाहिए। HbA1c होता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। जब भी ग्लाइकोसाइलेटेड का मतलब होता है एक्सेस ग्लूकोज अटैच विद द होमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ग्लाइसेटेड का मतलब यही होता है एडिशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ग्लूकोज हमारे किसके साथ बाइंड हो गया? हीमोग्लोबिन के साथ।
अब हमें सबको पता है कि हमारी आरबीसी की लाइफ स्पैन 3 मंथ्स की होती है, 120 डेज की होती है, तो ये 3 महीने की शुगर बताता है। तो रोज कोई ना कोई हमारा आरबीसी टूटता है। तो अगर आज मैंने करवाई है अपनी ब्लड शुगर, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन करवाया और मेरा आ गया है 5.7, मैं अपने आप को प्री डायबिटिक बोल दूंगी। ठीक है, 5.8 के ऊपर आ गया तो डायबिटिक हूं मैं। ये चेंज हो चुकी है फिगर्स। और 9 आ गया पेशेंट्स तो सबसे ज्यादा प्रोन है। 9 तो और कंट्रोल्ड ही नहीं है वो तो। कल आया 9 था तो मैं बहुत ज्यादा है। डायबिटिक की रिपीट कर दो एक बार रेंज आपने जो बोली है। प्री डायबिटिक मैंने कहा 5.6 से कम होना चाहिए। दिस इज द नॉर्मल रेंज नाउ डेज। 5.6 से अगर ऊपर आया, 5.7 भी है तो मैं प्री डायबिटिक हूँ। 5.8 आ गया तो मैं डायबिटिक हूँ। तो मेरी एज अ डायबिटीज एजुकेटर मेरी जॉब ये है कि मैं अपने पेशेंट के अंदर 5.6 से कम लेकर आऊं HbA1c, तब मैं अपनी एक जीत मानती हूँ। तभी आपने विन किया इस गेम को, नहीं तो नहीं किया। और वो 1 साल तक यही होनी चाहिए उसकी, विदाउट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। Then we call and proudly we say yes, I have reversed the diabetes. हम सिर्फ 3 महीने के बाद करते थे, 5.6 आ गई, ओए हमने रिवर्स कर दी, पर्सन खुश, अगले दिन खाने लग रहा है, सब कर रहा है, और फिर अगेन 6 महीने के बाद उसको डायबिटीज, फिर प्री डायबिटिक हो रहा है। वो नहीं डायबिटिक। इसलिए एज ए डायबिटीज एजुकेटर आपको फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है पेशेंट के साथ। अगर आज मेरे साथ कोई पेशेंट जुड़ा है तो मैं उसके साथ फॉलो अप करना आपकी जॉब है। क्योंकि पेशेंट बहुत होंगे ऐसे कि बीच बीच में ना, ऐसे भी होते हैं बीच बीच में वो कुछ खा लेंगे, आपको बताएंगे नहीं, चीट करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपने डाइट प्लान फॉलो नहीं करेंगे। तो आपको भी थोड़ा थोड़ा किक देना जरूरी है उनको। दैट्स व्हाई डायबिटीज एजुकेटर कम, तभी आए हैं डायबिटीज एजुकेटर। तभी तो 14 नवंबर को डायबिटिक डे बनाया गया है, और हमारी सेकंड मोस्ट कंट्री है जो डायबिटिक है। और किसी में हम फर्स्ट सेकंड नहीं आएंगे, इसमें तो हम सेकंड भी आ जाएंगे, फर्स्ट भी आ जाएंगे। WHO India is the capital of diabetes. मैम एक बार यस ग्लोबली। हेलो मैम, बोलो। एक बार फुल फॉर्म बोल दीजिए जो आपने टेस्ट अभी बताया था, वो 5। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। मैम आगे से और मैम 5.7 रेंज का आपने क्या बताया था? होती है नॉर्मल इज दी बिलो 5.6। अगर 5.7 है तो प्री डायबिटिक है, एंड अबव 5.8 इज डायबिटिक। पहले 5.8 को हम प्री डायबिटिक बोलते थे, 6 को हम डायबिटिक बोलते थे। बट ये जो हालत देखी है हमने अपनी इंडिया की, एशियंस की, तो वो बहुत खराब है। तो अब इनकी चेंज हो चुकी हैं, बिकॉज हमारी जो पॉपुलेशन है दे आर एट अ हायर रिस्क ऑफ डायबिटीज, हायर रिस्क। You won't believe, in every 5 seconds persons are, millions of people are dying due to diabetes globally. बेसिकली 5 seconds. मैम डायबिटीज से वैसे एकदम कैसे मर जाते हैं, ये कैसे कॉज बन जाता है डायबिटीज? ये हाइपर हो जाता है या फिर क्या हो जाता है? हाई एकदम, अगर डायबिटीज हाई हो गई, मॉन्स्टर है, अगर एकदम बहुत बिल्कुल हाई इतनी हो गई, और एक दिन में नहीं होती है ये एक दिन में नहीं हो रही है ना शान, ये लॉन्ग टर्म है। आज मुझे डायबिटीज डायग्नोज हुई, तो मतलब मेरी बॉडी के अंदर पहले थी, डायग्नोज तो अब हुई क्योंकि मेरे अंदर सिम्टम्स आए। और मैं मैंने कभी अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाया, आज वैसे ही चलो मैंने मजाक में करवा दिया, निकल आई। अभी हमारे अंदर भी हो सकते, आधे तो लोग अभी तो डायबिटिक हैं बट उन्होंने टेस्ट ही नहीं करवाए हैं। मैम यही आपने फर्स्ट डे बोला था कि 90% लोग टेस्टिंग ही नहीं करवा रहे हैं। बिल्कुल नहीं करवाते। तो अभी तो कुछ लोग तो अभी डायग्नोज भी नहीं हुए हैं बट स्टिल हैं।
तो धीरे धीरे ओवर द टाइम ग्रेजुअली वो हमारी बॉडी के अंदर शुगर ऐसे हो जाती है कि वो हमारे हार्ट, हमारी ना वेसल्स पे जाकर ये अटैक करती है एक्चुअली। अब वेसल्स आपको पता है, ब्लड वेसल्स, अब ब्लड वेसल्स के अंदर अटैक करेंगी तो यहाँ पर जाकर ये क्या बना देंगे, क्लॉट, इन्फ्लेमेशन। अब ग्लूकोज, ऑक्सीजन जा पाएगी नहीं, फ्लो कम हो गया, बस धीरे 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 वो फ्लो कम होता जाएगा। हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, धीरे धीरे हार्ट खराब, हार्ट से पर्सन, हार्ट अटैक आया, बंदा गया। किडनी खराब, अगेन पर्सन डाई, ब्रेन डाई। कोई ऑर्गन छोड़ती कौन सा ये, कोई भी ऑर्गन खराब हो रहा है वो तो फिर खराब करेगा ना हर ऑर्गन को, और ऑर्गन अगर डैमेज हो रही है तो कैसे हमारी बॉडी सर्वाइव करेगी। एवरी ऑर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Your brain is very important, which controls, communicate each and every system. Your heart is very important, which pumps blood throughout your body. Your kidney is very important, which helps to excrete the waste or toxins. तो मैम इससे हम ये मान के चले हैं कि जैसे कि कहा गया है कि डायबिटीज जिसको है उसको हाइपरटेंशन हो ही जाता है, और फिर उसको, हाँ जी, और ब्रदर सिस्टर हैं दोनों, और जैसे कि फिर कोलेस्ट्रॉल भी उसका बढ़ ही जाता है, और फिर अब है ना, तो जैसे फिर इकोस्प्रेन और ये सब टैबलेट्स दी जाती है क्योंकि थिकनेस बढ़ जाएगी ब्लड की, तो उसकी थिकनेस को कम करने के लिए वो जो मेडिसिन दी जाती हैं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, तो इनको फिर लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तभी आप जब एक डायबिटीज को डील कर रहे हो आपको हर चीज देखनी है उस पर्सन का। मैंने आपको ये फर्स्ट क्लास में ही बोला था, ये मत सोचना कि डायबिटीज को हम किसी को ट्रीट कर रहे हैं तो हम पहली प्रायोरिटी वेट लॉस करें। आपके पास पेशेंट आएंगे, मैम मेरा वेट कम कर दो, वेट कम कर दो, और आप वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस में लगे रहोगे, वो वाली डाइट दे दोगे जो वेट लॉस की होती है ना। बट ये प्रायोरिटी नहीं है हमारी। मैंने क्या कहा था, हेल्थ इज योर प्रायोरिटी, अपर मोस्ट प्रायोरिटी वो रहेगी। वेट और ये सेकेंडरी चीजें होती हैं। अगर मेरे पेशेंट के अंदर सिम्टम्स रिलीफ हो रहे हैं, उसकी ब्लड रिपोर्ट्स को मैं नॉर्मल कर रही हूँ, उसको पहले से मैं बेटर कर रही हूँ, उसकी कॉम्प्लिकेशन से उसको रिलीव करवा रही हूँ या कॉम्प्लिकेशन हटा रही हूँ, वो मेरा असली मेरी सक्सेस है। नॉट कि भाई वेट लॉस कर दिया, उसकी डायबिटीज आ गई, ठीक चलो जी रिवर्स हो गई। बहुत लोग करते हैं ये कि उन्होंने कर दिया रिवर्स, डाल दिया, अरे ब्लड शुगर फास्टिंग कल इतनी थी, आज मैम उसकी ब्लड शुगर फास्टिंग कंट्रोल आ गई है, हमने ना HbA1c करवाया, मैम HbA1c बिल्कुल परफेक्ट आ गया, मैंने रिवर्स कर दिया। बट वही 1 साल के बाद पेशेंट आता है फिर इंसुलिन पे आ जाता है बेचारा। तो फिर मैम तो ये हो कि रेगुलर मॉनिटर करना इंसुलिन, रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है ना फिर उसकी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और आपने रिवर्स कर दी है, उसको आपने तब भी बोलना है आफ्टर 3 मंथ अपना HbA1c करवाए और ग्लूकोज को मॉनिटर करे, बिल्कुल जरूरी है। जड़ से निकाल तो दिया आपने, बट अगर वो वही दोबारा चीजें करेगा तो अगेन हो सकता है। आपने क्या बताया कि डायबिटीज में इट इफेक्ट्स दी ब्लड वेसल्स, वहां पर ब्लड वेसल्स के पास जाकर एथेरोप्लाक बन जाता है। ये मैं कॉम्प्लिकेशन और सिम्टम्स में बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, अभी हमने सिम्टम्स नहीं करा है, वो मैं डिटेल में बताऊंगी कैसे बनता है, ठीक है। क्यों हमारी डायबिटीज से हार्ट डिजीज होती है, क्यों हाइपरटेंशन हो रही है, क्यों डायबिटीज से हमें और चीजें हो रही है, वो सिम्टम्स का पार्ट है। पहले हम टाइप्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर सिम्टम्स है। तो टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज क्या है? Production might be low or the action. Insulin dependent diabetes mellitus. Insulin resistant. Insulin resistance is due to insulin resistance. Means the action. इंसुलिन कहाँ कहाँ एक्शन करता है? कहाँ कहाँ एक्शन करता है इंसुलिन? ऑर्गन्स बताओ मुझे। मैम प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज करता है। एक्शन कहाँ, कौन से ऑर्गन्स पे? जल्दी
लिवर एंड मसल। मसल्स। राइट, तो वहां पर एक्शन नहीं जाएगा इसके पास। बैटरी लो रही, जस्ट अ मिनट। मैम बाकी अब कल करा देते हैं। 5:30 तक क्लास है आप लोगों की। मैं 10 मिनट्स में वाइंड अप कर रही हूँ, उसके बाद ना फिर हम थोड़ी रिवीजन कर लेंगे, बिकॉज मेरे ना फोन की बैटरी भी अब लो हो रही है, तो वी कैन, तब तक मैं चार्ज भी कर लूंगी और मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। राइट, अभी हम थोड़ा सा कर लेते हैं, ओनली 10 मिनट्स, जस्ट अ डिस्कशन। उसके बाद जो हमने पढ़ा है आज वो हम उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? दैट विल सूट्स यू? यस मैम। या मैम क्योंकि बैटरी हमारी भी खत्म हो गई है फोन की। हम लोगों की फोन की हुई है, तुम लोगों की हो गई है बैटरी? मैं तो चार्जिंग पे ही लगा क्या के ब्रेन की खत्म हुई है? मैम हम लोगों की भी हो थोड़ी गई थोड़ी हम लोगों की भी खत्म हो गई है। So you all are from science background or non-science background? Non-science मैम। Non-science। कॉमर्स बैकग्राउंड। Most of you मैंने बायो from किया था, मैम बीएससी किया था मिल बायोलॉजी जाए से। यहाँ पे। मैम आप इतना अच्छा Yes, ma'am. मैम आप इतना अच्छा पढ़ा रहे कि बैटरी डाउन हो ही नहीं रही, बहुत इंटरेस्ट आ रहा, मजा आ रहा है बहुत। मेरी तो हो रही है Serious. बैटरी डाउन। Ma'am, pleased to have you. मैम आप कहाँ से हो? थैंक यू सो मच। मैम मैं मेरे कहाँ से नाम हूँ? मैं है कीर्ति नगर से। हाँ, कीर्ति नगर। आई एम फ्रॉम कीर्ति नगर। तो आप लोग ने सबने अपना मॉड्यूल 4 तक पढ़ा हुआ है? Yes, ma'am. We are completing module सर 4. के कहते हैं उसकी क्लास चल रही है। हम मॉड्यूल अभी 7 पे हैं हम तो। कोई पास आउट भी है या दे आर परस्यूइंग ma'am. देयर होलिस्टिक? We are DDHN pass out. ना I तो and Yes, Seema. ma'am. Last year our DDHN passed out. internship is also done, ma'am. बाकी सबने अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन किया हुआ? ये 5-6 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किया हुआ अपना कैमरा ऑन। यस, श्रुति, प्रेमा, रवनीत, तान्या, अफरीन, आप लोगों ने क्यों नहीं किया हुआ ऑन? मैम आई एम ऑन क्लिनिक, दैट्स व्हाई मैंने ऑन नहीं किया, फिर पेशेंट्स भी आते तो अच्छा नहीं लगता। ओके, बाकी सब फिर जिनका जेन्युइन रीजन है इट्स ओके। बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है। मैम मेरा 2 गैजेट से ऑन था प्रीमा का, एक्चुअली एक में बैटरी डाउन था और एक में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए एक में ऑन था। मैम इसमें ये चीज आप बाद में बताओगे ना कि कौन कौन से उसमें फूड में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है और उस कैसे करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। शान, तुम कौन से इंस्टीट्यूट से हो? गुड़गांव इंस्टीट्यूट। गुड़गांव, ओके। गुड़गांव में कहाँ पे इंस्टीट्यूट? सेक्टर 14। आई एम फ्रॉम गुड़गांव और मैं गाजियाबाद इंस्टीट्यूट से कर रही हूँ। क्यों? गुड़गांव में तो है सेक्टर। चलो ये बाद में डिस्कशन कर लेना क्यों। चलो, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है कि इंसुलिन तो बन रहा है बट उन सेल्स के पास जहां पर इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं वहां पर वो नहीं ग्लूकोज दे पा रहा, तो यहाँ पर एक्शन कम हो जाता है। दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब जब एक्शन कम हो जाएगा, जो भी मेरे इंसुलिन के काम है वो नहीं पाएंगे, राइट? So this is the main difference between insulin resistance and no production of insulin. There your beta cells are damaging. Here your beta cells are healthy. Beta cells यहाँ पर healthy हैं, beta cells destroy नहीं हो रहे हैं। Beta cells तो इंसुलिन बेचारे बनाते जा रहे हैं बट एक्शन नहीं हो पा रहा, मतलब सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पा रही। क्लियर? तो ये किस रीजन से होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है ओबेसिटी, द फैट अराउंड योर एब्डोमेन,
right? The more amount of fat is around abdomen, there is more amount of fat around your viscera. Viscera होते हैं आपके vital organs. कौन कौन से? Around your maybe your heart, liver, kidney, reproductive organ, इन सब के पास. तो जितना भी हमारा एब्डोमेन के आसपास फैट होता है तो उसको हम कहते हैं ज्यादा अमाउंट ऑफ फैट हमारा विसरल फैट हो सकता है. विसरल फैट मतलब फैट अराउंड योर ऑर्गन. नॉर्मली हमारा विसरल फैट होता है, मेल्स में हमारा 3% होता है और फीमेल में 12% होता है. दिस इज नॉर्मल. वो बहुत जरूरी है बिकॉज उसका काम होता है इंसुलेशन, कुशन काम होता है उसका, ताकि हमारे उस बेसिकली ऑर्गन को वो बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके, राइट, फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड शॉक, उनसे बचा सके. बट अगर अमाउंट ऑफ फैट उनसे ज्यादा हो गया तो वो रॉन्ग है. वो क्या करता है? अब दे रिलीज सच सब्सटेंसेस, राइट. आप लोगों ने आई थिंक किसी ने अगर वेट मैनेजमेंट लिया हो तो उसमें भी है ये चीज. जब भी विसरल ओबेसिटी ज्यादा होती है, so they release such adipokines and cytokines and there are some other substances released from your adipose tissue which causes insulin resistance. तो इन लेमैन अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपको, तो जितनी ओबेसिटी फैट सेल का नंबर बढ़ेगा उतने इंसुलिन के रिसेप्टर्स क्लोज होते जाएंगे. इन लेमैन आप ऐसे समझ सकते हो कि जितना फैट सेल बढ़ेगा, नंबर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, उतने इंसुलिन के रिसेप्टर्स बंद होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे. अब जब इंसुलिन के रिसेप्टर्स बंद हो गए या इंसुलिन रिसेप्टर के नंबर कम हो गए तो इंसुलिन भाई अच्छे से तो चिपक पाएगा नहीं, ना ही ग्लूकोज को अंदर भेज पाएगा. समझ आ रहा है? तो मैंने क्या कहा कि जैसे ही फैट बढ़ा हमारे इंसुलिन के रिसेप्टर्स कम हुए. अब जब इंसुलिन के रिसेप्टर्स कम होंगे तो ग्लूकोज ना ही अटैच हो पाएगा और ना ही अंदर ले जा पाएगा मेरा इंसुलिन. तो वो सेल्स के अंदर क्या हो गया? हाइपोग्लाइसीमिया. सेल तो स्टार्व कर रहे हैं ना, उनको तो ग्लूकोज नहीं मिल रहा, बट सेल के बाहर क्या हो गया? सेल के बाहर क्या होगा? फैट जमा हो गया ना, हाइपरग्लाइसीमिया. भाई ग्लूकोज तो अंदर गई नहीं ना, तो सेल को अंदर तो ग्लूकोज नहीं मिल रही, तो सेल क्या हो गए? स्टार्व हो गए, वो हाइपोग्लाइसीमिक हो गए. सेल के बाहर क्या हो गया? हाइपरग्लाइसीमिया. ग्लूकोज बढ़ गया. ये होता है बेसिकली हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस पे, राइट. जब हम नेक्स्ट क्लास में सिम्टम्स और पैथोफिजियोलॉजी और ये सब पढ़ेंगे तो उससे हमें और क्लियर हो जाएगा. आज जस्ट था हमारा कि क्या डिफरेंस होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन सेंसिटिविटी या इंसुलिन हमारा डिपेंडेंट कौन सा होता है, नॉन डिपेंडेंट कौन सा होता है. तो सेकंड क्लियर हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस आप लोगों को. अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए जब भी हम सेंसिटिविटी बोले और रेजिस्टेंस बोले. रेजिस्टेंस का मतलब हो रहा है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारा इंसुलिन बीटा सेल्स ले रहा है बट इंसुलिन एक्ट नहीं कर रहा. रिसेप्टर होते हैं ऐसे एक चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह, जो हमारे इंसुलिन को चिपकाएंगे और ग्लूकोज अंदर भेजेंगे. एक चाबी है ना, मैंने क्या कहा, ये इंसुलिन की चाबी है. ये चाबी जब तक नहीं लगेगी ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा. अब वो चाबी जो है वो तो है मेरे पास बट खराब है, वो चाबी टेढ़ी हो चुकी है, जंग लग चुका है, वो ताले के अंदर ही नहीं घुस रही. तो ग्लूकोज बाहर क्या होगा? बढ़ जाएगा, अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा. तो दिस इज इंसुलिन रेजिस्टेंस. और ये ओबेसिटी के साथ इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि जितना फैट का नंबर बढ़ेगा इंसुलिन का रिसेप्टर बंद हो इसमें जाएगा. एक चीज और बताएंगे कि क्या ऐसा होगा कि जैसे सपोज अभी तो डायबिटिक पेशेंट नहीं है लेकिन वो बंदा मोटा होता जा रहा है, होते होते ओबेसिटी में बी द रीजन कि उसका डायबिटीज हो जाए. Yes. So those people who have a BMI above 25 or 30, they are at a risk of diabetes type 2. Those who having your low HDL, high triglyceride level, again at a risk of diabetes. Third, those who having hypertension above 130 by 90 mm of mercury, again at a risk of diabetes.
Fourth, waist circumference more than 100 centimeter, again at a risk of diabetes. फिफ्थ, जो हमारे ब्लड शुगर फास्टिंग है जिनकी above 100 और 120 mg per dl आती है, they are at a risk of diabetes. ठीक है, तो ये सारे के सारे जो रिस्क पे हैं और फैमिली हिस्ट्री तो है ही. तो पहला रीजन हो गया हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस का, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओबेसिटी, और वो भी है सेंट्रल ओबेसिटी, विसरल फैट की वजह से. तो अमाउंट ऑफ फैट बढ़ेगा तो इंसुलिन के रिसेप्टर्स बंद होंगे, जिसकी वजह से अगेन हमारा इंसुलिन का एक्शन कम हो जाएगा. राइट. अब इसके और भी कॉजेज होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के. ये तो जस्ट मैंने एक ओबेसिटी बताया, बट इसके अलावा भी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इलनेस, इंजेक्शंस, इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है. राइट. तो जैसे हमने ओबेसिटी का बताया, तो नेक्स्ट क्लास में हम और कॉजेज करेंगे कि डायबिटीज के ओवरऑल कॉजेज क्या हैं, कौन कौन एट रिस्क है, कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं, और सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम. ठीक है. तो आज तक हम यही, आज हम इतना ही पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम GDM भी पढ़ना है हमने, और MRDM भी पढ़ना है. हाँ जी मैम. इंसुलिन वो क्या बता रहे थे आप, इंसुलिन सेंसिटिविटी, वो और बता दीजिए. सेंसिटिविटी का मतलब होता है रवनीत कि मैंने आपको टच किया तो आपने एक्शन किया. सेंसिटिव हो आप, तो मतलब आप पहचान रहे हो मुझे. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ, सेल्स मेरे इंसुलिन को पहचान रहे हैं और उसका काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं. रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि आपकी बॉडी ने इंसुलिन को पहचानना ही छोड़ दिया है, तो वो एक्शन नहीं करेगा, तो वो रेजिस्टेंस हो गया. सेंसिटिव मतलब पहचानना, रेजिस्टेंस मतलब नहीं. जो नॉर्मली आप खाना खाते हो वो इंसुलिन सेंसिटिविटी है. खाना खाया, इंसुलिन रिलीज हुआ, इंसुलिन ने ग्लूकोज सेल के पास भेजा, वो सेंसिटिव है, एक्शन किया. इंसुलिन सेंसिटिविटी इज अ नॉर्मल कंडीशन. यस, दैट इज इंसुलिन एक्शन, कि इंसुलिन इज सेंसिटिव, मेरी चाबी काम कर रही है. अब रेजिस्टेंस मतलब मेरी चाबी काम नहीं कर रही है, मेरी बॉडी पहचान नहीं रही है इंसुलिन को, तभी तो इंसुलिन का एक्शन नहीं हो रहा. मैम आपने वेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना बोला था, मोर देन 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर. यस मैम. sometimes play a role in insulin resistance. किसका इंसुलिन रेजिस्टेंस, सॉरी मैम. sometimes enzymes can play a role for insulin resistance. Yes, it is. There is one kind of again body जिसमें ग्लूकोकाइनेज एक एंजाइम होता है जो डेफिशिएंट होता है, जिसमें डायबिटीज हो सकती है इन द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा सेल. यस. ओके मैम. So that मैम इंसुलिन सेंसिटिव मतलब पर्सन ठीक है, उसको डायबिटीज नहीं है, उसकी बॉडी काम कर रही है. हाँ, वो एक्शन कर रहा है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं करना है. रेजिस्टेंस मतलब वो एक्शन नहीं कर रही है, और टाइप 1 मतलब वो प्रोडक्शन ही नहीं कर रही है. टाइप मतलब प्रोडक्शन ही. बिल्कुल. तो आज जितना मैंने पढ़ाया है मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी. ठीक है. जिन जिनके कैमरे बंद है सबके कैमरे में ओपन करवाऊंगी और सबसे पूछने वाली हूँ मैं, तभी मैं आगे बढ़ूंगी. ये ध्यान रखना जो हम पढ़ रहे हैं. एक आपने मिल्क का बताया था. एक मिनट लेट मी कंप्लीट. जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ना जरूरी है. साइड बाय साइड अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका कोई फायदा नहीं है डायबिटीज एजुकेटर का. ये बहुत जरूरी है कि आप जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं खुद भी पढ़ें, सेल्फ स्टडी भी करें. राइट. एंड कम अप विद द न्यू क्वेश्चंस. मुझे भी अच्छा लगेगा, बट वो क्वेश्चंस तब आएंगे जब आप लोग पढ़ेंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में बी रेडी फॉर द टेस्ट. आई एम तो वेरी मच टुवर्ड द टेस्ट, तो ये मत सोचना कि मैम भूल जाएंगी. मैं रेगुलर टेस्ट लूंगी. यस मैम, लीजिए अच्छा लगता है. और मैम ने जितना अच्छे से समझा है ना, जो थोड़ा थोड़ा ब्लॉक था सारा कुछ ओपन हो गया एंड पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर हुआ. तो आई एम नॉट स्कैर्ड अबाउट एनी एग्जाम राइट नाउ.
थैंक यू। हाँ थैंक यू मैम। एक बार मिल्क Thank you का so much. मिल्क वाला आप बता रहे थे ना कि सब मिल्क के लिए बता रहे थे कि मिल्क हम देते हैं, डायबिटिक पेशेंट मिल्क पी सकते हैं, तो लेकिन उसको स्किम मिल्क दे हाँ, सकते हैं ना? नहीं ऐसा नहीं है, आप काउ मिल्क भी दे सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पेशेंट आपका स्किम्ड मिल्क पे नहीं आना चाहता है तो आप स्किम्ड मिल्क ना देकर आप काउ मिल्क दे सकते हो, डबल टोन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 50-50 रेशियो में मिल्क का कंजम्पशन कम कर दो, मिल्क का कंजम्पशन कम कर दो, मिल्क से अच्छा आप कर दो, क्योंकि डायबिटीज की मेडिकेशन से उसका गट खराब हो जाता है। कोई मेटफॉर्मिन अगर ले रहा है फॉर लॉन्ग टर्म, उसकी गट हेल्थ खराब हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि आप बेटर है प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक डाइट में डालें। तो अगर उसको हम सुबह खाली पेट दही खाने के लिए बोल दें कि उठ के दही खाओ तो उठे? बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेकफास्ट में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। छाछ पी ले। इवन कांजी ऑल्सो वर्क एज अ प्रोबायोटिक, आप कांजी दे सकते हो। छाछ वगैरह भी दे सकते हैं ना? छाछ दे सकते हैं बिल्कुल, बट मार्केट वाली छाछ नहीं देना, क्योंकि कर्ड में आप जितना चीनी और नमक डालते हो बैक्टीरिया मर जाते हैं, ये ध्यान रखना। और ना ही बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम कि कड़ी में भी तो प्रोबायोटिक है, हम तो कड़ी खाते हैं, बट नो, प्रोबायोटिक नहीं होते हैं, क्योंकि कड़ी हम हीट करते हैं और हम कर्ड को जब भी हीट करते हैं तो बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है मैम कांजी कैरेट को सोक करके बनेगी? बट मोस्ट ऑफ द लैब रिपोर्ट कैरेट फर्मेंटेड होती है ना? वो कांजी आपकी फर्मेंटेड होती है। तो हम 2 डेज पहले उसको सोक करके रखें। मैम कैन वी लीव हाँ नाउ? जी हाँ जी हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू। आया था आपने ओके मैम आपने उनका ही बताया था टू गिव दी बीन्स विद दी दलिया और समथिंग, बट मैम वो यूरिक एसिड का अगर पेशेंट है मैम जो आपने बताया था कि टू गिव बीन्स अलोंग विद सम सीरियल, मैम वो यूरिक एसिड का पेशेंट है तो फिर रात को उसको क्या देना चाहिए? आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है मैम, वॉइस ब्रेक। ये ना एक कंसेप्ट बना हुआ है कि हमें एसिड का जो एक्चुअल में ट्रीटमेंट ऑफ द यूरिक एसिड इज प्योर लॉन्ग टाइम। सेकेंड थिंग, कीप योर पेशेंट ऑन द वेल हाइड्रेटेड मोड। वॉइस ब्रेक हो रही है, जस्ट अ मिनट। अब भी हो रही है? नो मैम ठीक है, अब ठीक है। ओके, तो आई वॉज टेलिंग, जो यूरिक एसिड का कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हम दालें नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते। बेसिकली यूरिक एसिड को ठीक करने के लिए हमें शुगर हटानी पड़ती है। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप से बढ़ता है। सेकेंड थिंग, अगर किसी की इंसुलिन रेजिस्टेंस है उससे यूरिक एसिड बढ़ सकता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना होता है। थर्ड थिंग, उसकी बॉडी एसिडिक नहीं होनी चाहिए, तो उसकी बॉडी को एल्कलाइन करना होता है। बीन्स की अगर बात चलती है तो बीन्स का हम ये बोलते हैं कि आप ना मॉडरेशन दे सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बॉडी इज अंडर एसिडिक मोड एंड बीन्स अगेन बिकम आपकी वो बॉडी को एसिडिक कर सकता है, इसीलिए हम बोलते हैं। अदरवाइज उसके अंदर प्यूरिन इज वेरी लो, प्यूरिन लो डाइट देनी होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि अल्कलाइन डाइट को ज्यादा रखो और थोड़ी सी बॉडी को एसिडिक में अगर चले हो तो उसकी बॉडी के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा वाटर का इंटेक बढ़ाओ, अल्कलाइन डाइट रखो। थर्ड थिंग, उसकी बॉडी के अंदर जितना भी शुगरी चीज है, अगर वो कोई अल्कोहल लेता है और ऑक्सलेट्स ले रहा है तो लो ऑक्सलेट डाइट। एंड फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिड्यूस द सॉल्ट इंटेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिक एसिड को ठीक करने के लिए। यस रवनीत, यू आर मैसेजिंग मी। हाँ जी रवनीत, आपने कुछ पूछना है? मैम अगर कोई ये रीजन मैम वो स्टार्टिंग में जो पढ़ाया था ना, बस थोड़ा सा रिवीजन करा दीजिए। अच्छा, वो मैं बता देती हूँ। तो रवनीत, हम ये बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो फूड हम जब भी खाते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, और वो ग्लूकोज जब ब्लड में जाता है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ती है।
और जैसे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ती है, ये ग्लूकोज पैनक्रियाज के पास जाती है और पैनक्रियाज में होते हैं मेरे बीटा सेल्स और वहां से मेरा इंसुलिन रिलीज होता है। अब जब इंसुलिन रिलीज होगा वहां से, तो इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन के डिफरेंट काम है। सबसे पहले काम करेगा वो सेल्स को एनर्जी पहुंचाएगा और लिवर के पास वो ग्लाइकोजन को स्टोर कर देगा अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है। दूसरा और क्या काम कर सकता है? ये मसल्स में जाकर ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा, हमारा लाइपोजेनेसिस करेगा, सॉल्ट वाटर को बैलेंस करेगा और प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। ये बेसिक फंक्शन होते हैं मेरे इंसुलिन के।